घूमने के लिए मैं इतना पैसा लाता कहाँ से हूँ? ट्रैवल में कब स्टार्ट किया? इतने खतरनाक देश जाता हूँ, घर वाले कुछ बोलते नहीं है क्या? भाई मुझे भी ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, मैं कैसे करूँ? ऐसे बहुत सारे और भी सवालों के जवाब चाहिए, तो ये पूरा वीडियो देखो, पॉपकॉर्न लो और रेडी हो जाओ, मज़ा आने वाली है। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो यार आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कोई नए देश की जर्नी पे नहीं लेके जा रहा हूं, बल्कि आज मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब देने वाला हूं। क्योंकि यार पिछले 2-3 साल से लोग इतना ज़्यादा कमेंट, मतलब कई हज़ार कमेंट कर चुके होंगे कि एक Q&A वीडियो बनाओ, मुझे ईमेल करते हैं, DM करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सवाल है, आपसे पूछना है। और जब मैं ट्रैवल वाले वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं पर्सनल चीज़ें और ये सब सवाल को इग्नोर करता हूँ, उसको जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि उसको सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड रखता हूं। तो मैं सोचा भाई बनाते हैं एक Q&A वीडियो। इसलिए मैं आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे कि मैं कर रहा हूं एक Q&A वीडियो, अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप करिए, मैं ट्राई करूंगा आपको जवाब देने के लिए। तो यार सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर तकरीबन 2000 से ज़्यादा सवाल आ गए हैं। अब भाई 2000 सवाल का जवाब एक साथ तो दे नहीं सकता, इसलिए भाई बहुत सारे मेजर जो सवाल है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे, मैं कुछ सवाल लिख लिया हूँ और कुछ सवाल हम रैंडमली पिक भी करेंगे और आप लोगों को भाई सारी डिटेल और बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा ट्रैवल से रिलेटेड। अगर आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहे हो या मेरे बारे में जानना है, दुनिया के बारे में जानना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। और सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं, अभी बज रहे हैं रात के 2:40। आज डेट है 25 मार्च। मैं बोला भाई दिन में तो टाइम मिलेगा नहीं और कहाँ ही रिकॉर्ड करूंगा। तो ये है मेरी जिम, इस पे भी धीरे धीरे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज का सबसे पहला सवाल, ये पहला सवाल नहीं है भाई, ये रिपीट हुआ है भाई 50 से ज़्यादा बार। वो ये है कि भाई व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर यूट्यूब जर्नी एंड डिड एनीवन इंस्पायर्ड यू टू डू दैट? ये एक है, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे व्हाई यू स्टार्टेड ट्रैवल एंड विच इज़ योर फेवरेट कंट्री, हाउ यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू स्टार्ट योर ट्रैवल ब्लॉग। मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा सवाल यही है कि मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट क्यों किया और कब से स्टार्ट किया, ट्रैवल यूट्यूब की जर्नी कैसी है, मुझे कौन इंस्पायर किया। और ऐसे बहुत सारे हैं भाई, आप कैसे यूट्यूब में ट्रैवल वीडियोस डाल के कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचे हो। ये भाई 50 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। और उससे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है कि भाई मैं पैसा लाता कहाँ से, वो तो भाई 100 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यही पहले वाले सवाल में सबसे मेन बेसिक चीज़ आपके लिए क्लियर कर दूँ कि मैं ट्रैवल कैसे स्टार्ट किया, कैसे करता हूँ, पैसा कहाँ से लाता हूँ, कैसी सारी जर्नी थी। तो भाई सबसे पहली चीज़ पे आते हैं कि मैं ट्रैवल स्टार्ट कैसे किया, मुझे ट्रैवल में इंटरेस्ट कैसे आया। तो यार जब मैं 6-7-8 साल का था, जब मैं स्कूल में था, तो अक्सर ना भाई आप जो नोटबुक होती है उसको जो लास्ट पेज होता है, जो फुट्टा होता है, उस पर ना अक्सर एक पेज आता था जिस पे लिखे रहता था भाई हर कंट्री का नाम लिखे रहता था, कंट्री के कैपिटल रहते थे, करेंसी रहती थी, गवर्नमेंट के बारे में रहता था। तो अक्सर मैं उसको पढ़ा करता था और उसको याद किया करता था। जैसे अफगानिस्तान है, उसको ऐसा हाथ रख के याद करता था, उसका कैपिटल काबुल है, वहाँ पर अफगानी चलती है। फिर अर्मेनिया कैपिटल येरेवान है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबेरा है। तो ऐसे ऐसे करके ना भाई मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली कि कंट्री होती क्या है और कितनी कंट्री है, कैपिटल क्या होता है, और करेंसी अलग अलग देश में अलग अलग चलती है। और वही दौरान भाई जब मैं स्कूल में था एकदम स्टार्ट में, तो उस टाइम ना बहुत सारे लोग सऊदी, दुबई और अलग अलग जगह जाते थे कमाने, आज भी जाते हैं। तो उस टाइम ना वो ना करेंसी लेके आते थे, जैसे दुबई गए तो दिरहम लेके आ गए, सऊदी गए रियाल लेके आ गए, कुवैत गए दिनार लेके आ गए। तो अक्सर जब मैं वो नोट देखा करता था ना, तो मेरे दिमाग में ना मैं उसको एज्यूम करने लग जाता था कि यार ये जो रियाल है ना, ये कुछ टाइम पहले ना सऊदी में चल रही थी, लोग इससे ट्रांजैक्शन कर रहे थे और ये फ्लाइट में बैठ के वहाँ से आई है। तब ना मुझे भाई करेंसी कलेक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा कीड़ा जागा। आप बोल सकते हो ना ट्रैवल की स्टार्ट वहीं से हुई। अब वो टाइम पे भाई मैं 10-12 साल का, 8 साल का, 7 साल का था, वो टाइम तो ट्रैवल कर नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी जागी भाई दूसरे कल्चर, करेंसी, ये सब को लेके। तो मैं स्टार्ट किया भाई करेंसी कलेक्ट करना, और आज भी मैं करेंसी कलेक्ट करता हूँ। मेरा इतना बड़ा कलेक्शन है ना करेंसी का, वो मैं आप लोगों को कभी फुर्सत में दिखाऊंगा। अभी मेरे पास कुछ होगी, वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ। फिर उसके बाद भाई ज्योग्राफी स्कूल में मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, और अक्सर ना हमारे जो सब्जेक्ट होते थे उसमें एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में पढ़ाया जाता था। जैसे ब्राजील के ऊपर पूरा चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ाते थे कि वहाँ पर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ के लोग खाते पीते क्या है, कैसा है वहाँ का कल्चर। तो वहाँ से ना और ज़्यादा क्यूरोसिटी जागी दूसरे कल्चर, दूसरे देश और दूसरे लोगों को बारे में पढ़ने की, देखने की, जानने की। और उस टाइम पे भाई आज से समझ लो भाई 2010-2011 जब मैं 5वीं 6वीं में हूँगा,
उस टाइम तो भाई कोई यूट्यूब था नहीं, और कुछ ट्रैवल वीडियोस और दूसरे देश के बारे में जानना है तो भाई कोई सोर्स तो था नहीं। तो उस टाइम पे ना लोग देखते थे, डिस्कवरी देखते थे, नेट जियो देखते थे। और नेट जियो पे मेरा सबसे फेवरेट जो शो था वो था बैंग्ड अप अब्रॉड। आप में से बहुत सारे लोग जानते रहेंगे। उसमें क्या होता था कि एक आदमी जाता था, कोई ख़राब से इंसिडेंट में फंस जाता था, कुछ गलत काम करता था बाहर, फिर वो कभी कोलंबिया में है, कभी अर्जेंटीना में है, कभी सऊदी में है, कभी पाकिस्तान में है, कभी रशिया में फंस गया है। तो उससे कैसा ना बहुत सारे देशों के बारे में जानने के लिए मिलता था। और जब एपिसोड शूट हो रहा है जैसे ब्यूनोस एयर्स में अर्जेंटीना में, तो उसमें देखने मिलता था कि अर्जेंटीना की स्ट्रीट्स कैसी है और कैसा है। तो वहाँ से ना और भाई एक इंटरेस्ट आया कि यार मुझे और देखना है दुनिया। उसके बाद ना मुझे ऐसा मतलब वो हो गया था ना कि यार मैं कहाँ से देखूँ। अब ट्रैवल ब्लॉग तो था नहीं कि किसी का ट्रैवल ब्लॉग देखो, ईरान के बारे में देख लिए, कभी अमेरिका के बारे में देख लिए। तो हम देखते थे भाई मूवीज़ में, पिक्चर्स में। तो मुझे याद है एक ईरानियन पिक्चर थी, वो मुझे समझ में नहीं आ रही, बस मैं उसको देख रहा था क्योंकि वहाँ पर ना तेहरान दिखा रहे थे, वहाँ पर सड़कों पे चल रही है पीली पीली टैक्सी। तो ऐसा स्टार्ट हुआ भाई एकदम कीड़ा ट्रैवल का। और अक्सर ना गेम भी मैं ट्रैवल वाले बहुत खेला करता था। जैसे एक बड़ा सा ना मेरे पास मैप था, और मैप पे हम क्या करते थे भाई बहन, कोई कंट्री का नाम या फिर कोई छोटी सी सिटी का नाम, कोई छोटे से नदी का नाम, समुद्र का नाम, पहाड़ का नाम, ऐसा पढ़ते थे। और इतना बड़ा सा मैप होता था, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें लिखे रहती थी। तो उसमें कैसा ना कि 2 मिनट का टाइम है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल तुवालू जो देश है पैसिफिक ओशन में, उसका राजधानी है फुनाफुती। मैं ऐसा देखा फुनाफुती, अब मैं बोलूँगा भाई तुम्हारे पास 2 मिनट है, फुनाफुटी कहाँ लिखा है ढूंढ के दिखाओ। तो ऐसे और मालूम पड़ा कि भाई कौन सा देश कहाँ है, कैसा है। और भाई मैप तो आपको मालूम ही होगा, मैप मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे स्टार्ट हुई भाई मेरी ट्रैवलिंग जर्नी, और ऐसे आने लगा मुझे ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कि सबसे पहली कंट्री में ट्रैवल कैसे किया और कौन सी ट्रैवल किया। तो अभी तो भाई मार्च 25 है, मैं ट्रैवल किया था मेरी पहली कंट्री अप्रैल में, आज से ठीक 10 साल पहले। अकेले अकेले भाई 16 साल का लड़का अकेले मैं गया था कोलालमपुर। वहाँ पर मेरे कुछ पहचान वाले रहते थे, लेकिन मैं ट्रैवल अकेले किया। मेरी यहाँ से मुंबई से चेन्नई की फ्लाइट थी, फिर चेन्नई से कोलालमपुर थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि बीच में भाई ट्रांजिट होता है, बैग कलेक्ट करना पड़ता है, 4-5 घंटे का लेओवर था। कैसे कैसे करके मैं कोलालमपुर पहुंचा। और जैसे ही मैं पहुंचा ना, अब भाई जो मैं इतने साल से चीज़ों को लेके क्यूरियस हूँ, अलग देश अलग करेंसी, जब मैं वहाँ पर पहुँचा और जब मैं पहली बार एयरपोर्ट से निकल के बैगेज कलेक्शन और वो इमिग्रेशन के पास पहुँचा, देखा सब लोग अलग अलग, मतलब समझ रहे हो। मैं ज़िंदगी भर अपनी देखा हूँ इंडियन लोग मेरे आसपास, इंडिया में रहता हूँ मैं। और जब वहाँ पहुँचा तो देखा यार सब एशियन टाइप के लोग, चाइनीज़ टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं। कुछ फॉरेनर घूम रहे हैं, वाइट, कुछ ब्लैक है। तो मैं बोला यार कितना अलग सा लग रहा है। वो जो मेरा पहला इंप्रेशन था ना, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था पहले देश का, वो इतना अच्छा था ना कि वो एंटार्क्टिका और अमेरिका भी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बार मैं कोई चीज़ देख रहा था। और मुझे याद है मैं अक्सर ट्रैवल अकेले निकलता था करने। बुकित बिंगतंग एक जगह है, फिर पेट्रोनस टावर जो है कोलालमपुर में, वहाँ पर मैं चल रहा हूँ, अचानक रुक गया, देख रहा हूँ कि यार कैसी जगह है। मतलब समझ रहे हो, वो जो चीज़ थी ना, वो मैं आपको एक्सपीरियंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वहाँ से क्यूरोसिटी जागी मुझे देश और विजिट करने की। फिर उसके बाद भाई मैं धीरे धीरे, अब मैं कोई काम जॉब तो करता नहीं था और पढ़ाई कर रहा था, अब पैसा कहाँ से लाऊंगा घूमने के लिए। तो अक्सर मैं ना पूरे साल, एक साल, 1.5 साल कुछ थोड़ा बहुत सेव करता था, और कुछ थोड़ा बड़ा चीज़ ना ऐसा जुगाड़ करके, बिजनेस करके, हल्का फुल्का ना यहाँ से लिया वहाँ दे के, थोड़ा थोड़ा पैसा बना के मैं ट्रैवल करना चालू किया। ये मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले की। मैं ट्रैवल किया, हांगकॉन्ग गया, मकाऊ गया, फिर उसके बाद और भी ऐसे देश गया, थाईलैंड गया, फिर उसके बाद फैमिली के साथ सऊदी भी गया, उम्रा करने फैमिली के साथ गया था। बाकी जो गया था वो मोस्टली अकेले गया था। तो ऐसा भाई इंटरेस्ट आया ट्रैवलिंग करने का। और फिर जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना, जैसे मलेशिया गया, कहीं भी गया, तो जब मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं, मेरे घर पे जो दोस्त हैं और मेरी फैमिली है और बाकी जो लोग हैं, उनको कैसे बताऊं कि यार मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तब मुझे थोड़ा सा ना कीड़ा जागा कि यार मुझे अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। लेकिन अभी आप लोग जो मुझे कंडीशन में देख रहे हो कि यार ये कहीं भी बैठ के वीडियो बना लेता है, कहीं भी बिंदास जाता है और बिना शर्म के वीडियो बनाता है, उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हुआ करता था ना, मुझे रोड पे आप खड़े कर दोगे और बोलोगे एक फ़ोटो क्लिक कर, मैं नहीं कर पाता था भाई, इतना ज़्यादा शर्म आता था। तो कैसे कैसे करके भाई दिमाग बनाया और मैं अपनी पहली ट्रिप प्लान किया यूट्यूब के लिए। और वो इतने ख़राब टाइम पे प्लान किया ना भाई, मैं इतना डिप्रेशन में चले गया था। तो हुआ ये कि मार्च 2020 में कोविड स्टार्ट हो गया था, लेकिन इतना कुछ ऐसा वेव नहीं थी कि भाई कुछ खतरनाक एकदम पेंडेमिक और वो चालू हो गया। मार्च स्टार्टिंग की बात है, मैं अपना कॉलेज जाता था, वहाँ से मैं ना रशिया का वीज़ा अप्लाई कर दिया। मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखा, वीडियो देखा कैसे करते हैं, इन्विटेशन लिया, मैं गया बॉम्बे वहाँ पर, और वहाँ पर मैं वीज़ा अप्लाई कर दिया। 4,500-5,000 का वो टाइम पे वीज़ा आता था। वीज़ा मुझे मिल गया। अपनी बहन से मैं 35-40 हज़ार रुपये उधार लिया,
टिकट निकाला वन वे मुंबई से मॉस्को। अभी तो भाई मुंबई से मॉस्को डायरेक्ट फ्लाइट करंटली कोई चलती नहीं है, लेकिन उस टाइम पे यूरल एयरलाइंस की चलती थी। 17,000 की मैं टिकट निकाला मुंबई से मॉस्को, वीज़ा मेरा आ गया और मेरी टिकट जो थी वो 9 अप्रैल की थी 2020 की। लेकिन आपको मालूम है 23 को पूरा लॉकडाउन लग गया, फिर उसके बाद पूरा कोविड आ गया, सब कुछ प्लान एकदम चौपट हो गया, ट्रैवलिंग बंद हो गई, पूरे दुनिया का कनेक्शन बंद हो गया। और उस टाइम पे बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर जो बाहर फंसे थे और बहुत सारे लोग कंटिन्यूस ट्रैवल वीडियो डाल रहे थे। तो यार ऐसा लग रहा था कि यार मैं भी अगर बाहर चले गया होता तो मैं भी वीडियोस कंटिन्यू बनाता था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था। और बहुत एक वो रहता ना कि यार मुझे करना था और मैं कर नहीं पाया, इतनी मैं टाइम से सोच रहा हूँ, इतने टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो लेकिन भाई जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। ये तो मैं अपने ट्रैवल और अपने पूरी जर्नी में सीख गया हूं, जो भी होता है उसमें भाई कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है। अब मैं भाई तो ट्रैवल तो कर नहीं पा रहा था, लेकिन उस दौरान ना मैं बहुत सारी चीजें और सीख लिया, ट्रैवलिंग के बारे में, एडिटिंग के बारे में, बेसिक बेसिक चीजें सीख लिया कि कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा और आइडिया मिल गया। और आपको बताऊं भाई, अगर मैं वो फ्लाइट ले लिया होता, कोविड नहीं आया होता, तो मैं आज नहीं रहता भाई। मैं मतलब मैं सस्टेन नहीं कर पाता खुद को। तो हुआ ये कि लॉकडाउन आ गया, सारा कुछ हो गया। तो वही लॉकडाउन में अब अगर मैं वही जो पहले मुझे थोड़ा सा मैं पैसा लिया था अपनी बहन से, उसी में ट्रैवल करता, तो मेरे पास एक ट्रिप का थोड़ा सा पैसा था और थोड़ा सा पैसा घर से लेके जाता, तो मैं सस्टेन नहीं कर पाता। एक ट्रैवल एपिसोड में और एक ट्रैवल जर्नी में, एक सीरीज में आप पैसा नहीं बना सकते हो। आपको 10 सीरीज लगेगी और आपको अभी करंट में अगर ट्रैवल ब्लॉगिंग चालू कर रहे हैं, इसमें मैं बाद में आऊंगा भाई, 15-20-30 लाख रुपए चाहिए आपको, बहुत एक्सपेंसिव हो गई है ट्रैवलिंग। तो अगर मैं वो टाइम पे थोड़ा सा पैसा लेके स्टार्ट करता, अब भाई पहले वीडियो से तो मेरा चलता नहीं और मैं ट्रैवलिंग कर नहीं पाता, तो वो टाइम पे थोड़ा सा खराब लग रहा था। लेकिन अभी समझ में आया, तो जब लॉकडाउन लगा ना तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं वो टाइम पे भाई क्रेजी पागल जैसा जिम करता था। अभी तो मैं 5 साल से छोड़ दिया जब से ट्रैवलिंग किया हूँ। क्रेजी जिम करता था भाई, मैं 16-15 साल का था तब से कंटिन्यूस जिम कर रहा हूँ, डेली 2 घंटा। तो वो टाइम पे ना हर जिम जाने वाले को आपको मालूम होगा, एक वो रहता है कि मुझे अपनी जिम खोलना है। तो वो टाइम पे मेरा भी था कि मैं जिम खोलूंगा, छोटी सी रहे लेकिन जिम मेरी रहे। तो हरदम मैं ना उससे बात किया करता था ट्रेनर से कि भाई अगर कोई जिम रहेगी या फिर कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा तो मुझे बताना, मुझे जिम खोलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हुआ ये, जब लॉकडाउन पड़ा तो लोग जिम बंद हो जा रही है, बंद हो जा रही है। फिर 4-5 महीने बाद भाई कुछ चीज़ें थोड़ी सी ओपन भी हुई, लेकिन जिम बंद रही, जिस वजह से ना बहुत सारे जिम जो थे वो क्लोज होने लगे। तो उस टाइम पे ना भाई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं जो जिम में वर्कआउट करता था वो जिम बंद हो गई थी, तो मुझे ट्रेनर बोला भाई इसको टेक ओवर करना है तो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एक ऑलरेडी बनी हुई जिम है, आपको ज़्यादा कुछ प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो लोग आएंगे जिम में, अब वो भाई किसी का भी ओनर रहे, किसी की भी जिम रहे, वो तो करना चाहेंगे। तो उस टाइम पे ना भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं कि भाई मैं कोई जॉब करता हूँ या फिर मेरा कोई बिजनेस है अलग से। भाई 20-19 साल का लड़का वो कहाँ से भाई मतलब पैसा लाएगा इतना। और मेरे घर पे भाई पढ़ाई का बहुत क्रेजी सिस्टम है, हम काम नहीं कर सकते हैं, हम बिज़नेस नहीं कर सकते, हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरी बहन डॉक्टर है, मेरा भाई अभी MBBS कर रहा है बाहर, और मेरा भाई UPSC, हमारे घर में UPSC सबको देना है। और वो नहीं करना है भाई, आपको काम नहीं करना है, आपको हाथ में पैसा आ गया तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ऐसा वो था। तो अब मैं करूँ क्या, मुझे बिज़नेस करना है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे मालूम था कि भाई अगर कोई एक बिज़नेस ऐसा होना चाहिए जिससे थोड़ा पैसा है और मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। मुझे जॉब करूँगा, कुछ और काम करूँगा तो उससे कैसा है कि मुझे अटेंड होना पड़ेगा जगह पे, और अगर मैं कोई जगह पे रहूँगा तो ट्रैवल कैसे करूँगा। तो कैसे कैसे करके ना भाई, छोटी सी जिम थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मैं अपने मामू से बात किया कि अपन दोनों कुछ करते हैं। तो मामू बोला ना जो भी वो रहेगा हम आधा आधा कर देंगे। तो उस टाइम पे मेरी बहन डॉक्टर थी, और कोविड में आपको मालूम है डॉक्टर लोग कैसा छापे, तो उससे मैं 1-1.5 लाख रुपया उधार लिया। फिर मेरा एक दोस्त है, उससे 1-1.5 लाख रुपया उधार लिया। अब घर पे ना बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलेंगे तो फिर बोलेंगे कि पढ़ाई कर, तू जो पढ़ना है तू पढ़, देखो पायलट बनना है या फिर कोई भी पढ़ाई करना है तू कर, लेकिन काम नहीं करने मिलेगा। तो घर पे तो मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता था जब तक पूरा प्लान एकदम रेडी ना हो जाए। तो कैसे कैसे करके हम पैसा थोड़ा सा अरेंज किए, और उसके बाद घर पे बात किए कि ऐसा ऐसा कुछ है। और मेरा मामू बात किया कि इसमें थोड़ी ना इसको एक्टिवली जाके कोई काम करना पड़ेगा, वो तो बिजनेस है, वहाँ पर जो ट्रेनर रहेंगे, जो रिसेप्शनिस्ट रहेंगे वो संभालेंगे, बस चालू कर लेंगे। तो कैसे कैसे करके हम ना 7-8 लाख में वो जिम को टेक ओवर करके, छोटी सी जिम थी ये वाली नहीं, ये तो अभी थोड़ी सी ठीक ठाक है, बड़ी है, तो उसको करे। और उस टाइम पे ना लॉकडाउन खुल रहा था और जिम बहुत सारी बंद हो गई थी, तो ज़्यादा लोगों के पास जिम नहीं थी करने के लिए। तो उसमें भाई स्टार्ट किया मैं 3-4 महीने में, जितना पैसा लगाए थे ना ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा निकल गया। तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी यार। और घर वाले भी देखे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। देखो माँ बाप जो होते हैं ना, वो कभी भी खिलाफ नहीं होते कोई चीज़ के। लोग बोलते हैं कि मेरा ये पैशन है, ये मेरा आइडिया है, लेकिन उनको मालूम रहता है कि एग्जीक्यूट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उनको डाउट रहते। तो अगर आप प्रूव कर दोगे खुद तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो देखे इतनी मेहनत कर रहा है जिम में भाई, पूरी जान लगा के क्या क्या काम कर रहा है।
और उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग भी मैं खुद ही देता था। ऑफ कोर्स 2 ट्रेनर थे और पूरा टाइम तो दे नहीं सकता, और कुछ हाउसकीपिंग नहीं मिले, खुद ही काम कर लेता था। रिसेप्शनिस्ट भी मैं था, पूरा सारा अकाउंट्स और जो भी सारी चीज़ें होती थी पूरा मैं खुद हैंडल करता था। तो देखिए इतना मेहनत कर रहा है, तो उसके बाद ना मेरे को दिमाग आया कि यार ये तो अच्छा बिजनेस है, इसमें ना ज़्यादा टाइम वहाँ पर प्रेजेंट रहना नहीं पड़ेगा। एक बार सेटअप कर दिए, सब चीज़ लगा दिए, उसके बाद आप थोड़ा सा मूव कर सकते हो, उधर उधर जा सकते हो। तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली कि थोड़ी सी बड़ा जिम मिली, ये वाली जो जिम है, ये जगह हम देखने आए और इसमें पैसा लग रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब उससे तो भाई 7-8 गुना ज़्यादा लग रहा था। अब उतना पैसा तो था नहीं, लेकिन जबकि कुछ पैसा सेव कर लिए थे हम, वहाँ से जो बच रहा था वो पूरा सेव किए थे। तो उसके बाद थोड़ा सा घर से पैसा लेके फिर हम ये जिम चालू किए, और यहाँ से भाई अच्छा खासा मैं कमाने लगा। फिर स्टार्ट किया भाई, अब मैं सस्टेन हो गया, अब मैं यहाँ से मेरे पास इनकम सोर्स आ गए, मेरे पास 2 जिम हो गई जहाँ से मैं इतना कमा पा रहा हूँ कि अगर मैं भाई 20-21 साल का, मैं कोई शादीशुदा तो हूँ नहीं कि मेरे को भाई बीवी बच्चे हैं जिसको पैसा देना है या फिर फैमिली में मुझे पैसा देना है। मैं एकदम फ्री था, जो पैसा मैं कमा रहा था अब वो मेरा था। अब मुझे समझ रहे हो, उसको मैं अपने हिसाब से खर्च कर सकता हूँ। और इससे क्या हुआ ना कि भाई मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था कि यार मैं अपनी जॉब छोड़ के आया हूँ या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इससे भाई मेरे पास एक अच्छी इनकम सोर्स आ गई, और मैं स्टार्ट किया ट्रैवल करना, और स्टार्ट किया मैं वीडियो बनाना। पहली कंट्री जो मैं गया वीडियो बनाने के लिए वो थी भाई तुर्की, इस्तांबुल पहले मैं लैंड किया। और आपको बताऊं, जो मेरा पहला वीडियो था ना, आप अभी भी चैनल पे आके देख सकते हो, उसमें क्या ना मैं पूरा लिख के रखा था, मुझे मालूम नहीं भाई कैसे बनाते हैं वीडियो, मैं कभी बनाया नहीं वीडियो, कभी मैं कैमरे के सामने बोला नहीं। तो मैं ना लिख के गया था कि मेरा नाम अनस है, और इस चैनल पे आप देखोगे ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें, कैसे सस्ते घूमते हैं, कैसा वीज़ा लेते हैं, कैसा क्या करते हैं, और अकेले कैसे घूमते हैं, कुछ सेफ़ होता है कि नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख के गया था। बस वो 2 से ढाई मिनट का, 3 मिनट का वीडियो बनाना था, लेकिन उसके लिए यकीन जानना, मैं रोड पर चल रहा हूँ इस्तांबुल में, इतनी शर्म आ रही, मैं 10 सेकंड भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही चले गया भाई, हफ्ता 10 दिन चले गया। बोला क्या करूँ तो करूँ क्या। तो मैं सोचा ना कि यार रूम में बैठ के बना लेते हैं। फिर दिमाग आया कि टेरिस पे जाते हैं, टेरिस थोड़ा सा ओपन सा है, वहाँ थोड़ा सा बना सकते हैं। तो टेरिस की चाबी लेके मैं गया इस्तांबुल में, टेरिस पे वीडियो स्टार्ट किया बनाना। 10, 15, 20 टेक हो गया भाई, 2 घंटा हो गया, कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ कैमरे के सामने। अभी कैसा ना कैमरे के सामने बिंदास ओपन हूँ, मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन उस टाइम ऐसा लगता था कि किससे बात कर रहा हूँ मैं, कोई है पीछे, मतलब समझ रहे हो, एक वो रहता है कि पहली बार क्या हो रहा है। और डर भी लग रही थी कि बाजू वाली बिल्डिंग जो थी, होटल थी, वहाँ की टेरिस बहुत दूर थी, अगर चिल्लाऊँ तो आवाज़ भी ना जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई सुन रहा है। तो ऐसी शर्म आई थी, लेकिन धीरे धीरे कैसे करके मैं बनाया भाई मेरा पहला वीडियो। और उस टाइम तक ना मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था ट्रैवल व्लॉगिंग को लेके, क्योंकि मुझे कमाना नहीं था, इनकम सोर्स ठीक ठाक थे, चल रहा था। बस मुझे था ना कि मैं घूमूं, वीडियो बनाऊं और अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपनी मेमोरी के लिए उसको रखूं। वो था कि चल जाए, वो हर आदमी को रहता है, जो पहला वीडियो बना रहा है उसको रहता है कि यार वीडियो चल जाएगा तो बहुत अच्छा है, पैसा कमाऊंगा, तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन बहुत सीरियस नहीं था कि यार मुझे बस यहाँ से अपना कुछ एक लिविंग बनाना है, करियर बनाना है, कुछ करना है यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे टाइम जाता गया, ट्रैवल करते गया। और आपको बताऊं भाई, लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग तो बहुत सस्ती कंट्री जाते हैं, और मतलब ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से वो ट्रैवल करें तो वीडियो में व्यू भी आ जाए और पैसा ज़्यादा भी ना लगे। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास इनकम सोर्स हो गया था, और तो मैं क्या सोचा कि जहाँ जहाँ मुझे जाना है ना, जिसके बारे में बचपन से सोचा हूँ, जहाँ का वीज़ा मुझे मिल जाए और जहाँ पर अलग अलग कल्चर देखने मिले, तो मैं वहाँ जाऊँगा। फिर मैं गया इस्तांबुल से अल्बानिया, यूरोप, सर्बिया गया, फिर इजिप्ट गया, फिर उसके बाद थाईलैंड, वियतनाम। भाई 1000 सब्सक्राइबर पे मैं गया यूरोप, मैं गया सेंटोरिनी। मुझे ना ग्रीस, वो ब्लू जो रहता था ना, मुझे अक्सर बचपन से वो था कि यार कितनी खूबसूरत जगह मुझे जाना है। फिर वहाँ से गया पेरिस, बार्सिलोना गया, स्विट्जरलैंड गया भाई 1000 सब्सक्राइबर पे। वो टाइम पे भाई चल रहा था, तो मैं बोला भाई चलते रहते हैं। और उसके बाद भाई वही तकरीबन मेरे 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर हुए थे, मैं गया अफगानिस्तान। अब मुझे कैसा ना, व्यू के लिए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अफगानी डॉक्यूमेंट्री बहुत सारे देखा, वहाँ के टूटे रोड, मार्केट, बंदूक का गोली मिल रही है, ये सब मैं देखता था बचपन से ना। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ना कि मुझे ये सब जगह विजिट करना है, सिर्फ अमेरिका और दुबई ये सब नहीं देखना है, मुझे ना कल्चर देखना है। इसलिए इजिप्ट और ये सारी जगह स्टार्ट किया विजिट करना, और अफगानिस्तान गया, थोड़ा सा वीडियो चला, ज़्यादा नहीं। तो उस टाइम तक मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, और मैं 50, 60, 70 वीडियो डाल दिया था। अभी इतने टाइम तक कोई और रहता तो वो छोड़ देता कि भाई मेरा कितना पैसा भी लग गया, इतनी मेहनत भी कर दिया और इतनी जगह दिखा दिया, मेरा चल क्यों रहा है। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा बर्डन और प्रेशर नहीं लगा। फिर उसके बाद मैं ना भाई 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर पे अफ्रीका चले गया, इथियोपिया चले गया, ओमो वैली ट्राइब दिखाया, और उसके बाद मुर्सी ट्राइब यहाँ कटे रहता है, छटे रहता है। तो
वो टाइम तक ना भाई एकदम एक्सट्रीम सीरियस नहीं था मैं कोई चीज़ को लेके, बस इंजॉय कर रहा था, वीडियो बना रहा था। फिर टाइम आता है भाई 2023, आज से तकरीबन मेरा ख्याल है 3 साल पहले मैं गया चाइना। और भाई सही बताऊं, जैसे ही मैं चाइना लैंड किया, पूरी भाई मतलब चाइना के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं देखा था। मैं वहाँ गया, मैं एकदम कंप्लीटली शॉक हो गया कि भाई ये कौन सी जगह है यार, मतलब एकदम अलग दुनिया से हट के, इतना डेवलप, इतना डेवलप, इतना खूबसूरत, इतना ज़्यादा डिफरेंट। मैं शॉक हो गया एकदम देख के। और पहले के स्टार्ट के 5 दिन मैं शंघाई में लैंड किया था। 5 दिन मैं सिर्फ एक्सप्लोर किया, जगह को खुद घूमा, बहुत मज़ा किया। अब बारी आई वीडियो बनाने की। तो जैसा मैं वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ता हूँ। वो टाइम तक भाई जो स्टार्ट का पहले वाला पार्ट था, मैं बहुत सीरियस नहीं था, मुझे वहाँ से पैसा कमाना है, लेकिन फिर भी मैं रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें डीप एक्सप्लेन करके करता था। जो टाइम पे ना मिलियन वाले जो ट्रैवल ब्लॉगर थे वो करते थे, मैं वैसे ही करता था। मैं सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देता था, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता था, और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस वहाँ से था नहीं मैं। तो जब चाइना में देखा ना, मैं बोला भाई यहाँ तो बहुत सीरियस वीडियो बनाना पड़ेगा। और मतलब मुझे खुद नहीं, मैं ट्रैवलर हो के मैं लोगों की डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखता था, मुझे नहीं मालूम है ये देश के बारे में इतना, तो ना थोड़ा डिटेल में बनाते हैं। तो हुआ ये कि 6th या फिर 7th डे मैं शंघाई में अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। मज़ा आ गई वीडियो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा और घूम घूम के वीडियो बनाया। और उसी रात, जिस दिन 7th डे 6th डे जो था, उसी रात जो वीडियो ख़त्म हुआ मेरा, मैं एडिटिंग चालू कर दिया उस रात, और अगला दिन पूरा रिकॉर्ड किया। और उसके एक और दिन बाद, मतलब 8th या फिर 9th डे पे अपलोड कर दिया। मतलब वो मेरे पास एक ही वीडियो था, अपलोड कर दिया, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैं अपलोड किया ना भाई, उस टाइम तक मेरे जो वीडियो पे व्यू आते थे 1000, 2000, 800, 900 एक दिन में, इतने आते थे। अगर चल गए तो 3000, 4000, बहुत मैक्स हो गया। तो वो टाइम पे मेरा जो मोस्ट व्यूड वीडियो था वो भी 30,000 तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इतने व्यू आते थे दिन में 1000। लेकिन जब मैं पहला वीडियो डाला ना शंघाई का, उसमें मुझे ना एक ही दिन में 25-30 हज़ार व्यू आ गए। और जो कमेंट होते हैं, उस टाइम तक मुझे कमेंट कौन करता था, मेरे दोस्त यार कर दिए, थोड़े से कुछ फैमिली वाले कर दिए, 2-4-5 कमेंट रहता था। उस टाइम में ना भाई, वो पहले दिन में 25-26 हज़ार व्यू आया, 70-80 कमेंट भी आ गए। लोग बोल रहे हैं यार बढ़िया वीडियो बनाता है, चाइना कितना अलग है, यहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ, ये भी दिखाओ, वो भी दिखाओ। तब मुझे लगा यार कि लोग सीरियस ले रहे हैं, मतलब वीडियो देख रहे हैं। तब मैं सोचा कि यार अब तो थोड़ा सा और सीरियस होके, और डिटेल में पढ़ के, समझ के, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए। तो मैं चाइना में तकरीबन पूरा 30 दिन रहा। 30th दिन को, जो मेरा वीज़ा एक्सपायरी का लास्ट दिन था, वो लास्ट दिन में मैं रात के 11 बजे की फ्लाइट पकड़ के निकला। पूरा 30 दिन था, तकरीबन 15-16 वीडियो बनाया, और सारे वीडियो चल गए। मैं जब एंटर किया था 20-25 हज़ार के करीब, 20,000 से 30,000 के बीच में मेरे सब्सक्राइबर थे। जब मैं 1 महीने बाद आया रिटर्न ना मुंबई, तो मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे 1,30,000। 1 महीने में 1,30,000 हो गए। तो जो किक मिली थी ना, वो भाई बहुत बढ़िया थी। मैं घर पे आया, मेरे पास क्या नाम है, 1 लाख का जो आता है ना 100K का केक आया था, उसको मैं काटा। और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद भाई प्ले बटन आया। और भाई जब प्ले बटन आता है, आपको मालूम कैसा मोटिवेशन आता है कि यार मैं यूट्यूबर बन गया हूँ। वो टाइम पे इतने कमेंट आने लगे, इतने लोग पसंद करने लगे। जो मेरा शंघाई के बाद दूसरा वीडियो था ना, वो था बुलेट ट्रेन का। और जो बुलेट ट्रेन का वीडियो था, वो एक दिन में चाइना का सेकंड वीडियो, एक दिन में मेरा 1,80,000 व्यू आया। वो भाई वो टाइम के लिए तो मतलब ऐसा था कि यार क्या हो रहा है। अभी के हिसाब से देखे तो वो मेरा 10 मिलियन से ज़्यादा एक दिन में। और उस पर भाई 1,000 कमेंट आ गए। मैं बोला भाई क्या चल रहा है। तो और उसमें बताया भी था काफ़ी। अगर तुम मुझे जाके मेरे वीडियो देखो वो वाला है, तो ऐसा लगेगा कि भाई वो तो कोई बड़ा यूट्यूबर बना रहा है, 1 मिलियन 1.5 मिलियन वाला, और वो बना रहा हूँ मैं भाई 20,000 30,000 व्यू पे। और आपको बताऊँ, वो टाइम तक ना मेरे 70-80-100 के करीब वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था। अब दूसरे लोग क्या होते हैं अगर ना, तो 100 वीडियो डाल के वो सोचते कि यार मेरा चल ही नहीं रहा है। जबकि मैं अफ्रीका दिखा दिया था, ओमो वैली दिखा दिया था, स्विट्जरलैंड दिखा दिया था, अफगानिस्तान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, इजिप्ट, ये सब मैं दिखा चुका था, और इतने कम व्यू। और जबकि आप वीडियो देखोगे ना स्विट्जरलैंड वगैरह का, वो बहुत अच्छे थे। अभी 2 मिलियन के ऊपर हो गए हैं वो सब वीडियो पे, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन हो गए। लेकिन वो टाइम तक 1,000-2,000 पे ही पड़ा हुआ था। तो वो टाइम पे मैं इतना वो नहीं किया कि यार व्यू क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है। अब मैं सोचता हूँ ना, ऐसा लगता है कि यार वो कितना ज़्यादा अच्छा हुआ कि वो टाइम पे वीडियो नहीं चले। क्योंकि अगर आप इमेजिन करो, बहुत सारे लोग, नए लोग भी ये भी सोचते हैं कि पहली बारी में चल जाए। और अगर आप इमेजिन करो कि मेरा पहली सीरीज़ में समझ लो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, और मेरे व्यू 5,000 4,000 आने लगे, तो उससे क्या होता था
कि जब मेरे पास सिर्फ 5 ही वीडियो अपलोड किए और 10,000 फॉलोवर हो गए, तो जब वो वीडियो देखते हैं अच्छा मैं बनाया हूँ, लेकिन उनको क्यूरोसिटी होती है कि और वीडियो देखें उसके, लेकिन पीछे तो कोई भी वीडियो नहीं है। अब मैं नया वीडियो डालूंगा 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जब तक वो मुझे भूल जाएंगे, उससे क्या होगा ना, मेरे सारे फॉलोवर तो बढ़ गए, सारे टूट जाएंगे, क्योंकि उसके बाद रेकमेंड करेगा ही नहीं। और बहुत सारे वीडियो अपलोड करने के बाद, 100, 70, 80, 90, 100 वीडियो अपलोड करने के बाद अगर आपकी सीरीज़ चल रही है, तो उनको क्या रहता है, यार ये वीडियो सही बना रहे हैं। जब तक वो देख रहे हैं ना, रिकमेंडेशन में दूसरे कंट्री का वीडियो आने लगेगा, आपका इथियोपिया का आ गया, मेरा इजिप्ट का आ गया, स्विट्जरलैंड का, अफगानिस्तान का आ गया। तो जब तक वो देख रहे हैं ना, वो देखे मेरे चाइना का, फिर वो नीचे उनको मिला सजेशन में, वो देखने लगे, वो देखने में जब तक वो 2-3 दिन 4 दिन बिजी थे, मैं नया वीडियो डाल दिया। ऐसे करते 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 जब वो देख रहे थे, मेरा पुराना वीडियो भी साथ में देख रहे थे, तो ऐसे करते करते ना वो थोड़े से लोग एकदम बोल सकते हो आप फैन टाइप बन गए, एकदम जेन्युइन सब्सक्राइबर और व्यूअर बन गए, जो मेरे वीडियो देखेंगे और थोड़ा रुकेंगे। तो ऐसा होता है भाई। अगर आप स्टार्ट में ही सोचोगे कि यार मेरा एक ही सीरीज में चल जाए, भले तुम कितना भी अच्छा वीडियो डालते हो, मत तो सोचना कि पहले वीडियो में चल जाए, वो आपके लिए कर्स है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। बात मानो मेरी, अगर आपका वीडियो स्टार्ट में चल गया, वो बेकार चीज़ है, क्योंकि फिर पीछे देखने के लिए रहेगा नहीं, फॉलोअर सब्सक्राइबर टूट जाएंगे। और आपको बताऊँ, जितने भी ट्रैवल यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, जितने भी होंगे, जिसके मैं ऑलमोस्ट ना सबको देखते रहता हूँ भाई, 500 वाले को, 1000 वाले को लेके 2 मिलियन 3 मिलियन वाले को, सारे लोग को देखते रहता हूँ। और बहुत सारे लोगों को ना, ऑलमोस्ट सबको भाई, जिसके 30,000 40,000 है, उनको एक हिट मिलती है, मतलब एक पंप मिलता ही है, उसके बाद वो उसको प्रॉपर रख नहीं पाता। जैसे चाइना से मुझे थोड़ी सी ग्रोथ मिली, तो उसके बाद मैं ऐसा नहीं किया कि यार एकदम लो हो गया, कंटिन्यूस वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, रैंडम डाल रहा हूँ, नहीं। उसके बाद और स्ट्रेस में चले गया, और परेशान हो गया कि यार अब मेरे वीडियो देखने के लिए 1 लाख लोग रुके हुए हैं, तो मैं सबसे बेस्ट वीडियो बनाऊं। तो ऐसे स्टार्ट हुई थी भाई ट्रैवलिंग जर्नी। और फिर समझ लो चाइना के बाद थोड़ा सस्टेन होने लगा कि वहाँ से पैसा आ रहा है, और थोड़ा बहुत लग ही रहा था। जिम से जो सादा पैसा आ रहा था, मैं कुछ नहीं सेव कर पाया भाई। अभी तक मैं आपको बताऊँ ना, अभी जितना भी बनता है, अभी मेरा चैनल जो आप देख रहे हो, ये इंडिया का आप बोल सकते हो, जो हमारे टाइप का इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगिंग जो होती है, उसमें सबसे आगे होगा, या फिर टॉप 3 पे तो हो गई होगा। सब्सक्राइबर वाइज नहीं, सब्सक्राइबर 2 मिलियन 3 मिलियन भी हो सकते हैं लोगों के, लेकिन अकाउंट कैसे करते हैं, जो लेटेस्ट 10 वीडियो होते हैं उनको पूरा टोटल करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। ऐसा जो ब्रांड वाले होते हैं वो रेट करते हैं। और अगर मेरा 10 वीडियो लास्ट में देखोगे तो ऑलमोस्ट सब 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन है। तो एवरेज व्यू मेरे मिलियन के ऊपर है, 1.5 मिलियन 2 मिलियन। तो वन ऑफ द बेस्ट, या फिर टॉप 3 में तो होगा ही। तो इसके बाद भी, इतना पैसा वहाँ से आने के बाद भी, मैं कोई सेव नहीं करता हूँ। अगर मुझे ये महीना ज़्यादा पैसा मिला, मैं, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 6 महीने में मैं इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा भाई, 15 लाख के करीब, हम 14 लाख कुछ कैलकुलेट किया था मैं, हमारा एंटार्क्टिका में लग गया। फिर उसके बाद भाई हम वो ट्रिप किए थे ओशियानिया वाली, ऑस्ट्रेलिया गए, वानुवातू, फिजी, तुवालू, समोआ, किरिबास, ये सब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है, वहाँ गए। फिर उसके बाद अमेरिका और सोमालिया, रशिया में 2 बार गया। आप लोगों ने जो देखा होगा, 1.5 महीने में सिर्फ 5 वीडियो बनाया। पहले तो 1 महीने में 15 बना लेता था, लेकिन अब 1 महीने में 3 4 5 वीडियो बनाता हूँ, और उसको कम से कम रखने की कोशिश करता हूँ। तो अभी भी भाई जो आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट। भाई मैं अब आपको एकदम ऑनेस्टली बताऊँ, मैं उससे नहीं सोच रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ जाऊँगा ना, मुझे बहुत पैसा बन जाएगा। अगर मैं वहाँ जाऊँगा ना, मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, बहुत व्यू बन जाएगा, मैं वहाँ पर 2 लाख लगाऊंगा ना, मुझे 10 लाख मिल जाएगा, ये दिमाग में है ही नहीं। अगर ये रहता ना, मैं आपको सही बताऊँ, मेरी जापान की सीरीज़ जाके आप देखो, 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 7 मिलियन ऐसे व्यू आए हैं। और मैं फिर जाऊँगा ना, फिर से जापान के चलेंगे, मैं चाइना फिर जाऊंगा, लोग इतना कमेंट करते हैं भाई, हज़ारों 10,000 कमेंट आ चुके होंगे कि भाई चाइना जाओ, जापान जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ। क्योंकि मेरा फॉलोअर बेस जो बड़ा है, वो चाइना, जापान, इस टाइप की कंट्री से बड़ा है, तो हरदम वो देखना चाहेंगे। लेकिन मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। वहाँ जाऊँगा, मेरे को बहुत व्यू आएगा भाई, बहुत पैसा भी बनेगा, RPM भी अच्छा बनेगा। यूरोप जाऊँगा तो बहुत मिलेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कि पैसा नहीं कमाना है, अभी पैसा बन रहा है ना, तो वो कंट्री जाना है जो इन फ्यूचर, अगर मैं इतना नहीं चल रहा है तो वो कंट्री नहीं जा पाऊंगा। तो अभी जो एक्सपेंसिव कंट्री है ना, बहुत ज़्यादा, उसको कवर कर रहा हूँ। तो भाई पैसा बनाने का कोई दिमाग में वो नहीं है। मैं भाई वही एक छोटा सा जो मैप को लेके क्यूरियस और अलग अलग देशों को लेके क्यूरियस वो लड़का है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर नहीं है भाई। मैं अपना सारा ना जो एक्साइटमेंट और जो सारी चीज़ें देखा हूँ ना, वो अपना सपना पूरा कर रहा हूँ। खाली मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, और मुझे ना कमाना है, ना मैं कोई कंट्री चेस कर रहा हूँ, मुझे पूरी कंट्री एकदम अब भी खत्म कर दूं। नहीं भाई, मैं एक टाइम पे सोचा था मैं ये चीज़ कि मैं 195 कंट्री पूरी जल्दी से खत्म कर दूं पूरी। जब स्टार्ट में मैं जिम चालू किया था, मैं बोला भाई पैसा आ रहा है, जल्दी जाता हूँ, सारी कंट्री फिनिश कर देता हूँ। लेकिन फिर दिमाग में ये बात आई ना कि यार ये कोई जूता, कपड़ा, घड़ी, कार का तो शौक है नहीं कि भाई नया ट्रेंड आएगा, नई घड़ी टाइप की आ जाएगी, नया कपड़ा आ जाएगा, नया जूता आ जाएगा।
ऐसा तो होना नहीं है। दुनिया में 195, 197, 193 जो कंट्री है, अब वो कंट्री खत्म करने के बाद मैं करूंगा क्या भाई? वो मेरा सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया। भले जैसे अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, जो अगर बहुत सारी कंट्री बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है वहाँ पर, वही लाल मिट्टी, वही सारी चीज़ें, वही सारे लोग, लेकिन जो नई कंट्री में एंटर करने की एक्साइटमेंट रहती है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे गिनी से गिनी बसाऊ, कंट्रियों का नाम भी सेम है, वहाँ का भाई लोग भी सेम है, वहाँ की ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन क्या है ना भाई, हमारा जो जब मैं बाईलैंड क्रॉस कर रहा था वेस्ट अफ्रीका, हमारा रिचुअल था कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ ना, तो हर बॉर्डर पे इस साइड पे और इस साइड पे 1-1.5 घंटा तो बैठूंगा ही बैठूंगा। लोगों को ऑब्जर्व करूँगा कि यार ये कंट्री उधर क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर भाई डेमोक्रेसी है, उस तरफ भाई वो लाइन के बाहर वहाँ पर अभी मिलिट्री कू हुआ है, और एक बॉर्डर क्रॉस करके पूरे भाई सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ऐसा बैठ के ना भाई अक्सर हम किया करते थे, मैं और हर्ष, जब हम ट्रैवल कर रहे थे। तो ये है कि यार मैं सोचा कि बहुत स्लो ट्रैवल करें। कोई ट्रैवल व्लॉगर तो हैं भाई, वीडियो बनाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। वीडियो बनाना मुझे बहुत मज़ा नहीं आती है, घूमने मज़ा आती है, क्योंकि भाई ट्रैवलिंग का शौक है, लेकिन सस्टेन करना है तो वीडियो बनाना ज़रूरी है। अभी भी भाई वही बच्चा हूँ जिसको मैप एकदम पसंद है, जिसको ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो भाई अपने शौक़ और जो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है और समझा है, मिस्ट्रीज़ देखा है। जैसे मैं बर्म्यूडा भागा, जैसे ही मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा मैं सीधा बर्म्यूडा गया। मुझे भाई अमेरिका देखने से ज़्यादा बर्म्यूडा देखना था, क्योंकि इतने साल भाई बर्म्यूडा ट्रायंगल ये है, ऐसा है, वैसा है, ये सब देख रहे थे। तो मैं बोला भाई बर्म्यूडा चलते हैं। और जो सारी चीज़ मैं क्या करता था, मैप को नॉर्मल जूम किया, पानियों में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, आर्टिक ओशन में, सदर्न ओशन में जूम किया, भाई यहाँ पर कुछ आइलैंड है कि नहीं, जूम करके देखा था तो अरे यहाँ पर तो छोटा सा आइलैंड है। ये सब क्यूरोसिटी की वजह से ना भाई साउथ जॉर्जिया गया मैं, फॉकलैंड आइलैंड गया। तो वो सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ कि भाई मुझे कंट्री बढ़ाना नहीं है जल्दी जल्दी। क्योंकि भाई मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है, आप में से बहुत सारे लोग जानते रहेंगे उसको, अल्वारो नाम है। वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट आदमी है, जो पूरे दुनिया की 197 कंट्री 2 बार विजिट किया है। एक बार विजिट करने में भाई हालत खराब हो जाती है, समझ रहे हो? मतलब स्पेस में ना भाई ज़्यादा लोग जा चुके हैं जितने पूरी दुनिया की हर कंट्री कवर किए हैं। वो 197 कंट्री 2 बार कवर कर चुके हैं। लेकिन अगर उससे बात करो, उसकी बात देखो ना, तो वो मतलब वो रहता है कि यार नई कंट्री अब कैसे विजिट करूँ। डिप्रेस हो गया, लिटरली डिप्रेस हो गए हैं कि यार मुझे 7-8 साल हो गया है कोई कंट्री नहीं विजिट करे, क्योंकि 7-8 साल पहले मेरी पूरी कंट्री हो गई, फिर उसके बाद 7 साल बाद दूसरी बार पूरा कवर किया। तो एक कोई गाड़ी घोड़े का शौक तो है नहीं कि नया ब्रीड आ जाएगी, नया फैशन आ जाएगा, नया मॉडल आ जाएगा, ख़त्म। तो भाई तुम क्या करोगे? तो इसलिए मैंने अब प्लान किया हूँ कि कंट्री बढ़ाना नहीं है, बहुत फास्ट जल्दी जाना नहीं है। इसलिए ना आप देखो रहोगे ना, पिछले 6 महीने में ना मैं कंट्री रिपीट कर रहा हूँ। मैं बार मैं फिर से रशिया इसीलिए गया कि मुझे कंट्री बढ़ाना नहीं है। पिछले 6 महीने में मुश्किल से 2 से 3 कंट्री से बढ़ाया रहूँगा। क्योंकि देखो, पहले तो तुम्हारा ट्रैवल का कीड़ा नहीं मरना चाहिए, क्योंकि इतना ट्रैवल करो ना, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करो, तुम्हारी एक्साइटमेंट मर जाती है। और मैं चाहता नहीं कि एक्साइटमेंट मरे, इसी वजह से मैं साउथ अमेरिका नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि भाई ब्राज़ील के बारे में इतना पढ़ा हूँ, कोलंबिया मुझे जाना है, पेरू के लिए मैं एकदम पागल हूँ। अगर मैं अभी चले जाऊँगा, 2 कंट्री विजिट करके आ जाऊँगा, तो फिर वो एक्साइटमेंट मर जाएगी। इसलिए मैं साउथ अमेरिका को रखा हूँ, बाद में आराम से विजिट करेंगे भाई। साउथ अमेरिका में गया था अर्जेंटीना, क्योंकि मुझे अंटार्कटिका जाना था। अगर नहीं जाना रहता मैं नहीं जाता, और मैं ब्यूनोस एयर्स से सीधा वापस आ गया इंडिया। मैं चाहता तो बाजू में भाई 2 घंटे की फ्लाइट लेकर चले जाता, वेनेजुएला चले जाता, या फिर कोलंबिया चले जाता, यूरुग्वे, पैराग्वे चले जाता, सूरीनाम चले जाता, गयाना चले जाता, ब्राज़ील चले जाता। लेकिन नहीं भाई, आराम से करेंगे। क्यों, क्या जल्दी है भाई? टेरिटरीज विजिट करेंगे, जैसे बर्म्यूडा हो गया, केमन आइलैंड हो गया, ये सब जगह जाएंगे। तो ये था भाई कुछ जर्नी मेरी, कैसे पैसा मैं कमाया, कैसे मैं अपने आप को सस्टेन किया। भाई आपको लगेगा ना कि बहुत आसान और बहुत इजी जर्नी थी, ये मैं आपको बहुत आसान और इजी भाषा में बताया। मैं आपको बता नहीं सकता मैं क्या क्या किया। वो जिम खोलने के बीच में ना, मैं जिम इक्विपमेंट को ख़रीदना बेचने वाला भी वो किया था। मैं जब कोविड था तो सारी जिमें बंद हो रही थी, और भाड़ा कोई कम नहीं कर रहा था, जिस वजह से जिम भाई बड़ी रहती है, उसको 2 लाख 3 लाख भाड़ा रहता है। तो लोग क्या करें कि भाई मेरे जिम में तो 20-30 लाख का सामान है, और मैं अगर 1 साल रख लिया, जिम चालू नहीं हुई, तो भाई वर्थ ही नहीं रहेगा, पूरा मैं 20 लाख भाड़ा देते जाऊंगा। इसलिए लोग ना भाई 20 लाख का सामान 4-3 लाख में देके ख़त्म कर रहे थे, 1 लाख 2 लाख में दे देते थे सामान, कि भाई ले जाओ, भाड़ा ना देना पड़े। तो उस टाइम पे ना हम थोड़ा ना सस्ता सामान कहीं से उठा लिए, हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सामान रख के उसको बनाते थे। भाई दिन में ना हम 5-5, 6-6 हज़ार किलो
टेम्पू से उठा के यहाँ रखे, पाउडर कोटिंग करवाते थे, सीट वीट नहीं लगवाते थे, कलर करते थे, फिर उसके बाद भाई बेयरिंग हो गई, ये हो गया, छोटी छोटी चीज़ें जो होती थी, केबल चेंज करना, छोटी छोटी एसेसरीज़ लाना, बम्बई घूमना, इधर उधर जाना, ढूंढना कि यहाँ पर ये क्या मिलेगी, और पूरी मशीन वहाँ से खोल के लाए, असेंबल किए, पूरी रात रात भर असेंबल कर रहे हैं, 3-3 दिन लग रहा है भाई, वहीं एक एक चीज़ 2-2 चीज़ असेंबल कर रहे हैं। 5,000 किलो यहाँ से प्लेट उठा के वहाँ रखे, फिर वहाँ से उठाए, कमर टेढ़ी हो गई और खाना पीना नहीं, तो वो बहुत तगड़ा स्ट्रगल था। और जबकि मैं आपको बताऊँ, मुझे करना नहीं था, मुझे स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घर में मैं बहुत अच्छा सस्टेन था, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पढ़ने बोलता था मैं, चले मुझे वहाँ भेज देते थे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं बोला भाई खुद से करना है। और जबकि मैं घर से पैसा मांगता तो हो सकता है मिल जाता, हो सकता है क्या मिल ही जाता मुझे पैसा, लेकिन फिर कैसा रहता कि मैं प्रेशर में भी रहता कि यार मैं इतना पैसा ले रहा हूँ और ये चलेगा नहीं चलेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, प्रेशर आ जाता, मैं परफॉर्म मतलब वो चीज़ कर नहीं पाता मैं। तो इसलिए खुद मेहनत करके पूरा सस्टेन खुद से करके, जो भी था पूरा करके खुद से किया। तो ऐसे हुआ भाई, ट्रैवल में मुझे इंटरेस्ट आया। मेरी पहली कंट्री कौन सी थी, ट्रैवल जर्नी कैसे स्टार्ट किया, पैसा कहाँ से कमाता हूँ, और यूट्यूब से भाई लोग इतना पूछते हैं कि कितना पैसा कमाता है भाई, कितना पैसा कमाता है। तो पहले मैं आपको बताऊँ, जो पेमेंट होती है ना, वो बहुत बहुत हाई नहीं रहती है। जैसे यूएस वाले जो क्रिएटर रहते हैं उनको भाई बहुत तगड़ा मिलता है, या फिर रीजनल लैंग्वेज में जो बनाते हैं, गुजराती या फिर पंजाबी या फिर मलयाली में बनाते हैं, उनको भी बहुत पैसा मिलता है। हिंदी में कंपटीशन बहुत होने की वजह से बहुत लिमिटेड पैसा मिलता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मोर देन इनाफ है। मैं अभी भाई जहाँ मन कर सकता है वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मैं धीरे 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 आराम से विजिट करेंगे। और मैं खर्चा भी भाई बहुत एक्सट्रीम करता हूँ, मतलब मुझे अब वीडियो नहीं बनाना, मैं ना एक रीजन पूरा चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं साउथ अमेरिका गया, तो मैं अब साउथ अमेरिका आ गया हूँ, जो दुनिया का पूरा बिल्कुल दूसरा सबसे अपोजिट देश है। जैसे इंडिया से सबसे जो फारदेस्ट देश है, सबसे दूर दराज वाला देश है, वो हो गया चिली और एक्वेडोर, ये सब देश है जो इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर है। अब मैं वहाँ वहीं रीजन में हूँ, तो लोग क्या करते हैं कि चलो भाई जल्दी जल्दी सब विजिट कर देते हैं, जल्दी जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि भाई इतनी महंगी टिकट, 1.5-2 लाख की टिकट लगा के यहाँ पर आए हैं, तो अब कर लेते एक्सप्लोर। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं एक वीडियो अगर रशिया में बनाऊंगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैं रशिया में याकूत से चाहता नीचे आता, मैं मंगोलिया में आता, वहाँ की थोड़ी चीज़ें दिखाता, फिर वहाँ से सेंट्रल एशिया में और थोड़ा एक्सप्लोर करता, या फिर आसपास के यूरोपियंस कंट्री चले जाता कोई भी। लेकिन मैं याकूत से सोमालिया आया भाई। कंट्री जोड़ते हैं ऐसे, थाईलैंड के साथ वियतनाम चले जाओ, आर्मेनिया के साथ जॉर्जिया चले जाओ, लोग ऐसे करते हैं। मैं गया रशिया के साथ सोमालिया, और मतलब जब पैसा बनना है ना, तो मैं पागल जैसा ना, मेरे पास भाई सेविंग की एकदम ना भाई, मेरे पास वो मर गया, मेरे पास सेव हो ही नहीं सकता। लोग अभी ट्रैवल जो ब्लॉगर होते हैं वो भाई 40-50 हज़ार की टिकट निकाल के बोलते हैं भाई 40-50 हज़ार की टिकट निकाला। मैं आपको बताऊं, याकूत से सोमालिया आने के लिए 1,20,000 की टिकट थी, और सोमालिया से मैं जब मुंबई आया वो 60-70 हज़ार की थी, मतलब 2 लाख की टिकट थी भाई। और आपको एक और चीज़ बताऊं, सोमालिया से मैं मुंबई आया, मेरे पास आसपास की सारी कंट्री का वीज़ा था, जबूटी का था, किनिया का था। मैं चाहता तो वहाँ से और थोड़ा वीडियो बना के आता, लेकिन मैं डायरेक्ट आया यहाँ पर, और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, वही रीजन में ऑफिस जा रहा हूँ। तो बस यही है कि अच्छे से अच्छा वीडियो भी बन जाए, एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो, कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जब बन रहा है तो उसको सेव करके क्या ही करेंगे भाई, मतलब अगर मैं बचा लिया होता तो मैं क्या करता भाई, कितना ही कर लेता। बचाना गलत बात नहीं है भाई, बहुत ज़रूरी है, अभी मैं फोकस करूँगा बचाने पे, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए। वीडियो बनाने के चक्कर में भाई कि जल्दी जल्दी सब वीडियो बना दो, ये भी बना दो, वो भी बनाने के चक्कर में मेरा ट्रैवल का कीड़ा मरना नहीं चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस वजह से ना मैं इतना लंबा भी ब्रेक लिया हूँ। आप लोगों ने देखा होगा भाई, सोमालिया के बाद मैं बोला था 1 महीने का ब्रेक लूँगा, ताकि भाई कंटिन्यूस इधर उधर जा रहे तो ट्रैवल का कीड़ा ना मर जाए। तो ऐसा कुछ था भाई हमारा पहला सवाल का जवाब। पहला सवाल क्या भाई, तकरीबन 150-200 सवाल का एक साथ जवाब दे दिया, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें और बताना है। और उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा सवाल आया है ना, वो ये आया है कि हमको भी ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करना है, हमको भी जर्नी करना है, ऐसे ही वीडियो बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और कुछ तो भाई एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड सवाल पूछे हैं। कोई पूछा है रियल टॉक, इफ़ समवन हैज़ एब्सोल्युटली नो सेविंग, इज ट्रैवल स्टिल पॉसिबल, इफ़ यस हाउ कैन दे प्रैक्टिकली स्टार्ट। भाई
हो ही नहीं सकता है, सीधा इसका जवाब है नहीं। जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं तो ट्रैवल कैसे कर पाओगे भाई। मतलब अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला इंस्टाग्राम पे, जो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाते हैं वो तो भाई बस यही है कि हाँ 10,000 में इधर चले जाओ, 20,000 में इधर चले जाओ, 30,000 में इधर चले जाओ। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं भाई। कैसे, मतलब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई है कि कोई कंट्री तुम 20,000 में भेज दे रहे हो, भाई तुम जाओ 20,000 में घूम के आ जाओ, 30,000 में घूम के आ जाओ, टिकट नहीं मिलती है। वो क्या करते हैं कि यार कोई रैंडम 2 महीने बाद की डेट, 3 महीने बाद की डेट, कोई नॉर्मल कभी एक दिन सस्ती टिकट दिखी ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाएंगे, देखो भाई इतनी की टिकट मिलती है। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप देखो, बोलते हैं थाईलैंड की टिकट रिटर्न 10,000 की आ जाती है, 8,000 की आ जाती है। आप जाके देखो, आपको 20,000 की मिल गई तो बहुत मुश्किल की बात है। और उसके बाद आपको 500 रुपये में ये हो जाएगा, 200 रुपये में हो जाएगा, 300 रुपये में हो जाएगा, आपको 30,000 में ट्रिप हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आप वहाँ जाओगे, फिर पैसा ही नहीं है, इतना पैसा लेके आए हो सुन के वीडियो, तो आप गए, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सस्टेन कर ही नहीं सकते हो। और बात रही ट्रैवल ब्लॉगिंग में आने की, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं स्टार्ट किया था और सेकंड थर्ड ट्रिप में मैं गया था थाईलैंड वियतनाम, उस टाइम पे समझ लो वही स्टार्ट का टाइम था जब कोविड के बाद कंट्रीज़ ओपन हो रही थी, लोग ट्रैवल करना चालू कर रहे थे। और जो लॉकडाउन का पीरियड था ना, उसके अंदर ना सारे लोग घर पे बैठे थे, जॉब तो था नहीं, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या फिर काम बंद हो गया था सबका। तो सब बैठ के टीवी देख रहे थे, यूट्यूब ही देख रहे थे। तो उसमें जो ऑलरेडी ट्रैवल ब्लॉगर पहले उससे वीडियो बनाए थे, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा देखे, ट्रैवल आराम से बैठ के, क्योंकि घर में बैठे हैं, घर में बैठे बैठे बाहर निकल नहीं सकते, तो ट्रैवल की चीज़ देख के एंजॉय कर रहे थे। तो उस टाइम पे ना भाई इंडिया से कई सौ के कई हज़ार लोगों को चस्का चढ़ा कि अब मैं भी ट्रैवल ब्लॉगिंग करूँगा। तो जब मैं थाईलैंड में था, तो फॉर एग्जांपल मैं एक हॉस्टल में हूँ जहाँ पर 14 लोग का बेड है, 14 बेड है। उसके अंदर भाई 12 इंडियन है और 12 के 12 व्लॉगर हैं। तब जब मैं वो देखा ना चीज़ की, यार ये भी वीडियो बनाने का, इसको ये भी वीडियो बना रहा है, वो भी वीडियो बना रहा है, ये भी वीडियो बना रहा है, और कुछ देख रहा हूँ यार कितना अच्छा है, ये सही में बहुत अच्छा बोल लेता है, तो मेरे से भी अच्छा बोल लेता है। तो एक वो हो गया यार, इतने सारे लोग हैं। और मेरे पास पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं 60-70 लोगों को तो मैं जानता हूँ भाई, जो स्टार्ट किए थे वो टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार कितने बढ़िया है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है ना भाई, मैं ऐसे लोग को जानता हूँ भाई जो 40+ भी थे, और कुछ लोग भाई 20-22 साल के भी थे, जो थोड़ा घर से पैसा लिए हैं या फिर सेविंग किए हैं या फिर कहीं से जुगाड़ किए। और 40+ लोग कुछ ऐसे थे जो अपनी जॉब छोड़े, उनकी फैमिली है, वो 6 महीने का जितनी भी सेविंग थी, साल भर की जितना भी वो था, सब लेके निकले हैं लग आजमाने की भाई इसमें मैं पैसा बना लूँ। सबसे बेसिक जो उनका मोटिवेशन और मकसद था ना, वो यही था कि यार मुझे यहाँ से ना घूमते घूमते पैसा कमाना है। जो आप स्टार्ट में पहले दिन से सोच रहे हो कि भाई मैं घूम के पैसा बना लूँगा, भाई ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है भाई। स्टार्ट में बता रहा हूँ, आपको लगता है जो स्टार्ट में इंडिया में आप अभी देखते रहोगे 10-12 जो इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर्स आपको दिखते हैं यूट्यूब पे, आपको लगता है बस इतने ही लोग हैं। लेकिन हज़ारों में भाई, हज़ारों में, कई सौ में नहीं, कई हज़ारों में जो उठता है वही दिखता है। आपको लगता है कि बस इतने लोग आए हैं और इतने लोग दिखे हैं। तो इतना ज़्यादा भाई कंपटीशन था, मैं आपको बता नहीं सकता। देखता था कि यार ये भी कितना अच्छा बोल रहा है, वो भी कितना अच्छा बोल रहा है। तो हुआ क्या ना लोगों के साथ, कोई 10 लाख सेव करके निकला था, कोई अपनी 6 महीने की लीव लेके निकला था, छुट्टी लेके निकला था, किसी की फैमिली थी पीछे, उनका ये था कि 10 लाख में मैं घूम लूँगा, ये हो जाएगा। और थोड़ा सा कोई लोन लेके आया था। ऐसे ऐसे लोग से मिला हूँ ना, जो भाई आज भी मेरे कुछ कॉन्टैक्ट में, जो लोग लोन लेके आए थे, जो आज भी डबल ड्यूटी करके भर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा निकलोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा हाई होप लेके नहीं निकल सकते हो। और ज़्यादातर इसमें वही लोग मतलब बहुत वो सस्टेन कर पाते हैं जो ऑलरेडी थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं पीछे, और जो ना सही में ट्रैवल करना चाहते हैं। और आपको जेन्युइनली एकदम फैक्ट वाली बात बताऊँ, आज के टाइम पे ना जितने भी ट्रैवल यूट्यूबर हैं या फिर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें से बहुत सारे असल में ट्रैवलर ही नहीं है। उनको ट्रैवलिंग ही नहीं मालूम, उनको कंट्री ही नहीं मालूम क्या होती है, उनको कल्चर ही नहीं मालूम क्या होता है। बस कैसे, कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई जो पहले कहीं और का वीडियो बनाते थे, फिर ट्रैवलिंग का एक आध वीडियो बनाया, चलने लगा, देख रहे उससे ज़्यादा व्यू आ रहा है, तो धीरे धीरे वो उसी टाइप का वीडियो डालने लगे। ऐसे करते करते वो ट्रैवलिंग वाले ही वीडियो डालने लगे, और क्योंकि व्यू थोड़ा ज़्यादा आ रहा था उस टाइम पे। तो असल में आप बहुत टॉप वाले यूट्यूबर्स को भी देखोगे, बहुत सारे टॉप इन्फ्लुएंसर को भी देखोगे ना ट्रैवल वाले, उनको बेसिक ही चीज़ नहीं मालूम है ट्रैवल की। उनको भाई कोई कल्चर से लेना देना नहीं है। उनको लगती है भाई सब कंट्री सेम है, ये भी तो सेम है, वो भी तो सेम है। और जो असल में ट्रैवलिंग करता है, जो ट्रैवलर है ना, उसको हर कंट्री भले वो एकदम एग्जैक्टली एकदम सेम रहे, लेकिन वो एक्साइटमेंट रहती है, मज़ा आती है। जैसे तुवालू वगैरह है जो पैसिफिक कंट्रीज़ है, वो सारी ऐसी लगती है कि भाई बस छोटी सी देश है, दोनों तरफ बीच है, कुछ है नहीं करने के लिए। लेकिन भाई इतनी, मतलब मुझे तो हर कंट्री में इतनी एक्साइटमेंट होती जाने की, और एकदम मतलब क्यूरोसिटी रहती थी। और आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप ट्रैवल सही में आपको नहीं पसंद है, आप चीज़ों को लेके, ट्रैवल को लेके क्यूरियस और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, तो ऑडियंस नहीं इंजॉय कर पाएगी। आज के टाइम पे भाई जो भी बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर हैं, जिनको मैं खुद देखा करता था पहले, मैं बहुत समझ लो
4.5 साल में पूरा चैनल, मेरा पहला वीडियो आज से 4.5 साल पुराना होगा, और बाकी बहुत सारे लोग 7-8 साल पुराने जिनको मैं पहले देखा करता था, आज बहुत सारे से दोस्ती है, वो खुद पूछते हैं कि भाई मतलब तेरा कैसे चल रहा है, मेरा कैसे नहीं चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ ये समझाया ना मैं कि अगर आप देखो भाई, फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाइना में हूँ, चाइना में मैं लास्ट दिन पे 30th दिन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, 30 दिन से मैं चाइना में हूँ, मेरे लिए सारी चीज़ें सिमिलर है, 30 दिन से कंटिन्यू देख रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरा 30th दिन वाला भी वीडियो देखोगे ना, उसमें मैं एक्साइटेड हूँ, मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, बहुत इंजॉय करके दिखा रहा हूँ, बहुत मज़े से दिखा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है ना, लोगों को जगह से ज़्यादा ना मेरा इंप्रेशन, मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है ना, लोगों को वो देखने मज़ा आ जाती है कि यार अभी बुलेट ट्रेन तो भाई मेरे से ज़्यादा कोई बैठा ही नहीं होगा शायद भाई। 50 बार जापान में, चाइना में, दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री में मैं बुलेट ट्रेन में बैठ गया हूँ। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ ना ट्रेन को, तो मैं देखता हूँ कि यार मस्त ट्रेन है यार, क्या खूबसूरत है, कितनी मज़ेदार है। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि यार तू पहली बार बैठ रहा है क्या। मैं इतना बैठ चुका हूँ उसमें, मैं मतलब फिर भी एक्साइटेड हूँ, मुझे मज़ा आ रही है, क्योंकि मुझे ये चीज़ करना था, मुझे ट्रैवल करना था, ऐसे ही देखना था। मैं अफ्रीका के गांव में बैठा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मैं तुवालू से जा रहा हूँ समोआ, जो कि सिमिलर लग रहा है, लेकिन मेरे को मज़ा आ रही है भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इससे लोग भी कनेक्ट हुए। तो कैसा है ना, अगर आप ट्रैवल सही में पसंद करते हो, जो सवाल है इसका मेन जवाब ये देता हूँ भाई, अगर आप सही में ट्रैवल पसंद करते हो, आपको सही में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ट्रैवल करना, नए नए कल्चर देखना। आज के टाइम पे भाई रील देख के, यूट्यूब देख के सबको लगता है कि भाई ट्रैवलिंग पसंद है, सबको ही बोलते हैं ट्रैवलिंग पसंद है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे जो चैलेंजेस आते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, जैसे अफ्रीका में ट्रैवल करना और जैसे सिमिलर कंट्री में ट्रैवल करना। लोगों को लगेगा कि भाई 1 लाख देके ये टिकट निकाल के मैं यहाँ आया क्यों यार, मैं तो वहीं थाईलैंड ही चले जाता था, इससे तो बेटर है, इससे तो खूबसूरत है। बात खूबसूरत की नहीं रहती है, बात रहती है कि दुनिया का हर कोना अलग है और अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग कल्चर हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, इसलिए नहीं कि भाई बहुत ट्रेंडिंग में ट्रैवल करते हैं तो कूल लगते हैं, इसलिए करते हो तो भाई एक दिन थक जाओगे भाई। और आज के टाइम पे ना मैं किसी को मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग मेहनत करते हैं, सारे लोग बहुत अच्छे, सारे लोगों का बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अब ट्रैवल करने से पहले ना बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे पहचानने वाले भी पहले कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं कोई देश जा रहा हूँ तो भाई इसकी 80,000 की टिकट आई, इतने का वीज़ा है, इतना खर्चा हुआ, अगर मेरा एक कंट्री में 1.5 लाख लग रहा है तो मैं क्या उससे बचा पाऊँगा। तो ये जब सोचने पे आ गए ना तब भाई ट्रैवलिंग का कीड़ा मर जाएगा और वो एक्साइटमेंट ना ख़त्म सी हो जाएगी। तो अगर आप भाई कोई भी कंट्री जा सकते हो कि पैसा ज़्यादा लगे, कम लगे, थोड़ा लगे, मोड़ा लगे, और उसको इन्जॉय कर सकते हो, सही में इन्जॉय करते हो, तब स्टार्ट करो भाई। और आपको एक चीज़ बता दूं, आपको लगेगा कि डिमोटिवेट कर रहा हूं, जो नया स्टार्ट करने वाले लेंगे तो उनको लगेगा कि भाई इतना पैसा लगता है, इतना वो लगता है। तो पहले ये मैं तुमको चैलेंजेस बता दूं, उसके बाद इसका फ़ायदा भी बताऊँगा आप लोगों को। और चैलेंजेस से एक बात याद आई, ये जो ट्रैवल ब्लॉगिंग है, ये पूरे कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट प्रोफेशन है, सबसे हार्ड। इससे हार्ड भाई मेरी नज़र में तो कुछ नहीं है। आप कमेंट करके बताना कि आपको इससे हार्ड कोई चीज़ लगती है क्या। आपको कोई चीज़, कोई कंटेंट क्रिएट करने में और कोई चीज़ स्टार्ट करने में आपको 10, 20, 30 लाख लगेगा, उसके बाद आप कोई सेकंड जॉब नहीं कर सकते हो। मतलब कैसे पॉसिबल है। आप ट्रैवल करोगे अफ्रीका में भाई, महीना भर इंटरनेट नहीं है, 2G आ रहा है, बहुत मुश्किल से घर पे बात हो रही है, वहाँ पे आप काम कैसे करोगे, वहाँ पर आप कम्युनिकेट कैसे करोगे दुनिया से। तो आप 10, 20, 30 लाख लगेगा, उसके बाद आप कोई सेकंड जॉब कर ही नहीं सकते। आपको एकदम मेंटली फ्री रहना पड़ेगा, किसी का प्रेशर नहीं कि भाई मुझे पैसा कमाना है ताकि मैं किसी को घर चला पाऊँ, वो कर पाऊँ। ये 3 चीज़ हुई। उसके बाद आपको खाना पीना सबसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा भाई। स्टार्ट में प्रॉपर एकदम फुल टाइम ट्रैवल करने से पहले मैं बहुत फूडी था, बहुत सेलेक्टिव था कि मुझे ये चीज़ खाना है, मुझे ये चीज़ खाना है। आज के टाइम पे मैं भाई तुवालू में 5 दिन सिर्फ सादा चावल और अंडा खाया हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई, मुझे टेस्ट से नहीं, अंदर भाई गाड़ी चलने भर का अपना प्रोटीन आ जाए और थोड़ा सा भाई कार्ब्स आ जाए, गाड़ी चल जाए बस। तो ऐसा पूरा हट जाता है भाई। पैसा 10, 20 लाख लगता है, फिर उसके बाद कोई जॉब नहीं कर सकते हैं वो, फिर कोई मेंटली फ्री रहना पड़ेगा, खाना पीना, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी बहुत होती है, ऐसा नहीं कि भाई एकदम कुछ होता है, लेकिन खाने पीने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी हो जाती है अगर आप सेलेक्टिव हो तो। खास करके अगर आप कुछ भी खा लेते हो, कुछ लोग तो भाई मटन, बीफ, पोर्क सब खा लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अगर आप सेलेक्टिव है तो आपको इससे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और उससे बड़ी बात, और भी कोई काम हो सकते हैं भाई जिसपे 20 लाख लगता है, पहले स्टार्ट करने से पहले जॉब नहीं कर सकते हो, एकदम फ्री रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कंटिन्यूस ट्रैवल करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसे हो सकते हैं दूसरे काम। लेकिन जो उसके बाद वाला वो आता है ना,
जो आपको लिटरली जान का भी खतरा रहता है। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है, कौन सा ऐसा कंटेंट क्रिएशन में चीज़ें हैं जिसमें आपको लिटरली जान का खतरा है? मैं आपको बताऊं, बहुत सारे सवाल भी आए थे, उसको ही मैं इसी में ले लेता हूं। बहुत सारे ये भी सवाल आए थे कि तुम्हारा सबसे स्कैरिएस्ट और सबसे डराने वाला, सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस क्या हुआ है, इसमें मैं इसको कवर कर लेता हूं। भाई आप लिटरली कोई टाइम कोई जगह ना जान का खतरा लिटरली रहता है। जैसे सीरा लियोन में मुझे भाई 150 लोग कांच तोड़ के दौड़ा रहे हैं पीछे, मैं जान बचा के भाग रहा हूँ। नशेड़ी लोग मुझे दौड़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आप सीरिया ट्रैवल कर रहे हो, आप सोमालिया ट्रैवल कर रहे हो, आप अफगानिस्तान ट्रैवल कर रहे हो। आप चलो अफगानिस्तान ये सब कंट्री सेफ है, अभी बहुत सेफ है, लेकिन कब क्या हो जाए। हम डेली हर 2-3 महीने में न्यूज़ सुनते हैं भाई वहाँ पर सोमालिया में कार हो गया, अमेरिका में कुछ हो गया, फिर उसके बाद सीरिया में कुछ हो गया, अफगानिस्तान में कुछ हो गया, और नॉर्थ कोरिया में हो गया। आपको मालूम है भाई 2016 में ऑटो बॉम्बियर गया था, वहाँ पर से वापस नहीं आ पाया। आप वहाँ पर जा रहे हो नॉर्थ कोरिया, जिसके बारे में आप हरदम से सुनते आए हो कि भाई वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, ऐसा है वैसा है। वहाँ पर जाके आप 1-1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ मैं, 6 वीडियो बनाया वहाँ पर। और आपको बताऊँ, देखो ट्रैवलिंग घर पे बैठ के वीडियो देखना और वहाँ पर प्रेजेंट रहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। मैं आपको वो फीलिंग में अपनी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब मैं पहला कदम नॉर्थ कोरिया में रखा हूँ, जिसके बारे में इतने साल से सुना हूँ, और पिछले 6 साल से कोई भी विजिट नहीं किया है प्योंगयान, मैं पहला भारतीय हूँ, पहला इंडियन हूँ, मैं वहाँ पर कदम रख रहा हूँ। अब मुझे मालूम नहीं, मैं ऐसा डर रहा था ना कि मैं कैमरा निकालूं, मैं रिकॉर्ड करूं कि नहीं, मैं प्लेन से निकल रहा हूं, क्या करूं। कभी कोई यहीं पकड़ लिया कि भाई तू रिकॉर्ड कैसे कर लिया, डिलीट कर दे वो बात अलग है, लेकिन तू कैसे रिकॉर्ड कर लिया, तू अब चल, तू गया, अब तेरा गेम है, तो तुमको मालूम नहीं। और वो सारी चीज़ तुमको रिकॉर्ड करना है। जैसे एक हट के बात बताता हूँ आपको, हम अक्सर सुनते आए हैं कि सफ़र में ना भाई बहुत परेशानी होती है। सफ़र में अगर किसी को जानना है तो उसके साथ ट्रैवल कर लो, वो अपना सही रूप दिखा देता है। और सफ़र में ऐसा रहता है कि यार ट्रैवलिंग हो रही है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और ट्रैवल कर लो, कैसे ही 1 दिन बाद सफ़र ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमको सफ़र में वो ट्रैवल में जो हम सफ़र कर रहे हैं, जो हम परेशान हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, उसको प्रॉपर समझाना है। डर वरी नॉर्मल ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कब क्या हो रहा है, क्या हो जाए, कुछ भी आपको आइडिया नहीं है। तो वहाँ पर निकल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रोड पे चल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, डर लग रही है मुझे कि कैसे क्या हो जाए। और लास्ट टाइम जब तक चाइना में लैंड करके इमिग्रेशन क्रॉस करके मैं बाहर नहीं आ गया, मुझे ये लग रहा था कि यार क्या हो जाएगा, क्योंकि जो ऑटो बॉम्बियर में था 2016 में, जिसको वहाँ रख दिए थे, 15 साल की जेल हुई थी, उसके बाद उसको गेम हो गया था, तो उसको 5 दिन कुछ नहीं हुआ। जो लास्ट दिन था ना, वो जब प्लेन से वापस जा रहा था ना, उसको वहीं पकड़ लिए थे। तो कल क्या हो जाए, मैं क्या ख़राब कुछ बोल तो नहीं दिया, क्या ख़राब रिकॉर्ड नहीं कर दिया। अब मुझे वहाँ जा रहा हूँ तो सिर्फ दिखाना नहीं, अच्छा नहीं बोलना, मुझे बताना है भाई, फैक्ट जैसा है वैसा है, वहाँ पर रह के बताना है। तो ये कितना ज़्यादा मतलब डराने वाला होता है, और सही में एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ होती है भाई। और मैं कभी और बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, नहीं तो मैं डिस्कस करता। मुझे ऑफिशियल से मतलब धमकी भी आई है, लिटरली धमकी आई है, फिजिकल धमकी। मतलब ऐसा नहीं कोई मैसेज किया है, मेल किया है कि ये वीडियो ऐसा, मुझे फिजिकल धमकी आई। ये कंट्री में विजिट कर रहा था, मुझे वहाँ के ऑफिशियल मिले कि देख अगर ऐसा है, वो मैं कभी और डिस्कस करूँगा। और तुम अफगानिस्तान दो, जैसे तालिबान के बाद अभी तो सेफ है, सब लोग विजिट करते हैं, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जब कोई भी नहीं गया था। 1-2 लोग गए थे, विष्णु भाई गए थे हमारे, वंडरिंग मैनियक। तो उस टाइम पे ना भाई कुछ नहीं मालूम था कि वहाँ पर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक नहीं है। भाई अफगानी लोग वहाँ से भागे थे तालिबान के बाद। अब हम उसी टाइम पे, उसी बाद 3-4 महीने बाद जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा कुछ नहीं मालूम। जब वहाँ पर लैंड करो ना भाई, जब वो धरती पर रहो ना, तब आपको समझ में आता है कि आप कहाँ पर हो। तो इसलिए ना आप लोग मुझे देखेंगे ना, मैं इतना वो रहता हूँ कि यार कैसा देश है, कैसा। मैं ट्राई करता हूँ ना कि जो मैं फील कर रहा हूँ ना, वो मैं आपको समझा पाऊँ, उसका 10% समझा पाऊँ कि कैसा मैं फील कर रहा हूँ, यहाँ पर कैसा फील हो रहा है। क्योंकि फ़ोन में जब मैं खुद एक्सपीरियंस करके फ़ोन आके देखूँ ना यहाँ पे, तो मुझे वो फील नहीं होता जो मुझे वहाँ पर प्रेजेंट में फील होता है। मैं जब पहले दिन अफगानिस्तान में लैंड किया था, तो जुमा का दिन था, लोग जा रहे थे नमाज़ पढ़ने, मैं गया नमाज़ पढ़ने। भाई इतनी कड़क सिक्योरिटी मैं आज से पहले कभी नहीं देखा था भाई। मस्जिद में जाने के लिए पूरा A to Z ऊपर से नीचे तक देखेंगे, जगह जगह पे गनमैन, जगह जगह पे तालिबान वाले, इतना वो। तो वो टाइम पे भाई समझ में नहीं आता, क्योंकि वो टाइम पे नई नई गवर्नमेंट बनी थी, अलग अलग हमले हो रहे थे, अटैक कर रहे थे अलग अलग दूसरे ग्रुप, और तुम उसमें ही वहाँ पर सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहे हो। ट्रैवल करना हार्ड काम है भाई, मुश्किल काम है, लेकिन ट्रैवल को
रिकॉर्ड करना और पूरा एक वीडियो बनाना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, सब चीज़ एक्सप्लेन करना वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया गया, मैं चुपचाप जाता, मुझे कोई वीडियो नहीं बनाना है, मैं घूम के आ जाता, तो वो क्या ही अनसेफ है। ठीक है भाई, सारे कुछ लोग गए जाके आ गए, क्या ही दिक्कत है, अफगानिस्तान गए जाके आ गए। अब तुम अफगानिस्तान के मेन चौराहे पे जहाँ पर 2 महीने पहले ब्लास्ट हुआ तुम वहाँ पर खड़े होके एकदम ऑड मैन आउट दिख रहे हो कि भाई सब में अलग एक खड़ा है और ऐसा कैमरा उठा के बात कर रहा है, तो आप पूरे लोगों के टारगेट में हो, समझ रहे हो। तो देखो, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, वो आपके हिफाजत के लिए, लेकिन जो उनके अपोजिट है वो तो आपको परेशान करेंगे ना। तो हमको वैसी सिचुएशन में रिकॉर्ड करना पड़ता है। सीरिया में बिंदास रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। कुछ पार्ट अभी भी वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है। सोमालिया में भाई, ऐसा देश में आज तक अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। सोमालिया की सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल पे भाई, इतने चेक पोस्ट, इतनी कार होती है, इतना प्रॉब्लम होती है, इतना वो होता है, और उसमें तुम सबसे मेन चौराहे पे ऑड मैन आउट बन के रिकॉर्ड कर रहे हो, आप सबकी नज़र में आ रहे हो। नॉर्मल बीच फायरिंग होती है भाई, कुछ भी होता है, तुम समझ रहे हो, उसमें रिकॉर्ड कर रहे हो, आप साइड आई से देख रहे हो कि वहाँ पर AK-47 है, वहाँ पर AK-47 है, आप पे नज़र है, आप पे नज़र है। कब कौन कहाँ से गरम रहे भाई। जैसे अमेरिकन्स ने बहुत परेशान किया, बहुत किसी को अटैक किया, वो लोग खार खाए हुए हैं भाई, उनसे परेशान है, उनसे उनका कोई फैमिली मेम्बर मरा है, वो गुस्से में आके दे अपने को, क्या है मालूम पड़े भाई, समझ रहे हो। तो वो जाना और एक्सपीरियंस करना बहुत अलग बात है। और अगर मैं ट्रैवल मतलब वीडियोस नहीं बनाता, हो सकता मैं पूरा चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद भी मेरी ऑलमोस्ट पूरी कंट्री खत्म हो जाती, समझ रहे हो। तो ऐसा रहता है भाई, ये इतना टफ, इतना हार्ड प्रोफेशन है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है पूरे कंटेंट क्रिएशन में। चाहे आप डांस के वीडियो बना रहे हो, चाहे आप जियो पॉलिटिक्स पे बोल रहे हो, घर पे बैठ के फैक्ट्स फूक्स बता रहे हो, कोई भी टाइप का कंटेंट बना रहे हो, कॉमेडी बना रहे हो, कोई चीज़ में आपको 10, 20, 30 लाख और सेकंड जॉब नहीं कर सकते, फैमिली से दूर, खाने पीने से दूर, सबसे दूर, तो ये वही लोग कर सकते हैं जो जिसको मज़ा आती है ये चीज़ में। मुझे सही बता रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रही है। अभी मैं जो नेक्स्ट कंट्री जा रहा हूँ ना, 2 दिन बाद की मेरी सफ़र स्टार्ट हो रहा है, वो करंटली ईजिली भाई टॉप 3 डेंजरस कंट्री में आएगी। और जब मैं टिकट बुक किया हूँ आज से 10-15 दिन पहले, वही दिन 170 लोग को घुस के मार दिए, अब मैं वहीं जा रहा हूँ। तो वो एक वो हो जाता है यार कि मतलब व्यू से हट के एक वहाँ पर ट्रैवल करना भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ये है भाई वो, ये तो मैं आपको बता दिया कि वो पार्ट आपको, आपका मोटिवेशन लो नहीं कर रहा हूँ, बस आपको चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि बस करोड़ों कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़ा आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और ख़ासकर लोग बोलते हैं कि वीडियो चल गई, अब तो मज़ा आ रही है, अब तो मिलियन आते हैं। मिलियन व्यू नहीं आते हैं भाई। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो मैं ख़राब डाल दूँ, उसमें थोड़ा कम व्यू होगा, उसके बाद वही सेम वीडियो डालूँ तो मिलियन के 7 लाख हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे। 5 वीडियो के अंदर मैं 1 लाख पे आ जाऊँगा, थोड़े दिन में मैं 50,000 पे आ जाऊँगा। ये ऐसा काम नहीं करता कि आपके 1 मिलियन हो गए हैं तो आपको बस 1 मिलियन ही व्यू आएंगे, ऐसा कुछ नहीं काम करता है। ख़राब वीडियो डालो, ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे मिलियन वाले हैं, नहीं ला पा रहे 1 लाख, 50,000 व्यू नहीं आ पा रहा है। तो सारा डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी पे, अच्छे वीडियो बनाने पे। तो भाई साहब हो गए ये सारे कुछ आप लोगों को चैलेंजेस बता दिया। जो भी लोग सवाल पूछे, जो भी लोग पूछें कि हमको स्टार्ट करना है, कैसे करें, क्या चैलेंजेस होता है, ऐसा होता है। कोई लोग लिखा है कि भाई 1 लाख की सेविंग क्यों उसमें कर सकते हैं, भाई नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ थी आपके चैलेंजेस। अब इसके जो फ़ायदा है ना, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सोचेंगे कि यार ये तो डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि कोई और ना बनाए। मैं आप लोगों को भाई एकदम मस्त बात बताता हूँ। ट्रैवल व्लॉगिंग में या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएशन में आप अगर सोच रहे हो कुछ और भी करना, भाई कोई कंपटीशन है ही नहीं। ट्रैवल व्लॉगिंग की बात करता हूँ क्योंकि मैं इसमें ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें बनाता हूँ। भाई कंपटीशन है ही नहीं। जो भी 1000, 10,000 लोग चालू भी किए हैं ना, वो कोई अपना पूरा 100% एफर्ट दे ही नहीं पा रहा है। अभी भी जो टॉप 10 है ना, उसमें से भाई 1-2 लोग वो हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं चीज़ें दिखाने के लिए, और मतलब बाकी एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं। उनको कोई मेहनत करना ही नहीं, बस उठ रहे हैं, थोड़ा वीडियो बना दिया, थोड़ा चल गया, ट्रैवलिंग का खर्चा आ गया, बस खलास। भाई आपके पास बहुत बढ़िया विंडो है। अगर आप वो सारे जो चैलेंजेस है उसको कर सकते हो, उसके लिए तैयार हो, आप सारी चीज़ों से मजबूत हो, सब एकदम प्रॉपर है, तो आप आ जाओ भाई। कोई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। मैं जब कर सकता हूँ ना भाई, मैं जिसको भाई वीडियो बनाने का कुछ भी नहीं आता था, जिसको प्रॉपर कैमरा उठाने नहीं आता था, जिसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसके पास, समझ रहे हो ना, मैं डरपोक इंट्रोवर्ट आदमी, वो कर सकते हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। बस ये है कि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैं सबसे बेस्ट करूँगा। मैं समझ रहे हो, मैं मतलब ये नहीं सोचो कि यार इतने लोग पहले से ही हैं, मैं कहाँ आ पाऊँगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं चालू किया ऑलरेडी भाई
ट्रैवल ब्लॉगर एस्टेब्लिश हो गए थे, किसी के मिलियन थे, किसी के 5 लाख थे, किसी के 6 लाख थे। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे जाना है, मॉस्को जा रहा हूँ, मैं रशिया जा रहा हूँ, अब मुझे वहाँ पर वीडियो बनाना है, ठीक है। 50 लोग 100 लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, 50 लोग 100 लोग ऑलरेडी मॉस्को दिखा चुके हैं। अब मेरा एटीट्यूड कैसे रहता था, अब मेरे दिमाग में क्या बात रहती थी कि लोग 100 बार मॉस्को देख लिए हैं, अब मैं कैसे मॉस्को को बताऊं और यहाँ पर कैसे वीडियो बनाऊं। 100 बार मॉस्को के वीडियो देखने के बाद, 100 बार मॉस्को को देखने के बाद भी मेरे वीडियो देखें, मैं क्या अलग कर सकता हूँ, मैं क्या उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ। तो यही जब समझा कि कैसे क्या कर रहे हैं लोग, बाकी लोगों को देखा, सबके देखा। और आज के टाइम पे ना ट्रैवल जितने भी कंटेंट क्रिएशन वाले हैं ना, एक दूसरे को कोई मानते ही नहीं कि मैं इसको नहीं, मैं सबको देखता हूँ भाई। देखना बोले तो मतलब एकदम थेरोली हर वीडियो मजा आ रही है वैसा नहीं देखता हूँ, क्योंकि जब ट्रैवल करते हो तो मैं खुद का वीडियो नहीं देखता हूँ, तो उसको क्या ही देखना, बस मैं इसलिए देखता हूँ कि कौन कहाँ पर है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो देखना ज़रूरी है। वो देखता हूँ मैं कि कैसे कोई कर रहा है, कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है भाई, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। तो यही बोल रहा था कि आप अगर कोई देश, फॉर एग्जाम्पल फिर से मॉस्को की बात ही करते हैं या फिर दुबई की बात करते हैं, भाई 500 ब्लॉगर बना चुके हैं दुबई के बारे में, आप स्टार्ट करके ये सोचो कि मैं कैसे सबसे बेस्ट बना सकता हूँ। और भाई यकीन जानना, ऐसा सोचना कि आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई व्यूअरशिप नहीं है, आप दिमाग में ये नहीं लाना कि यार अभी तो 2 लोग देखेंगे, थोड़ा सा ना भाई 100% डालने की जगह ना बस डाल देते हैं यार, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है यार, थोड़ा सा मेहनत करके इसको और अच्छा कर सकते हैं, एडिटिंग में और अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन डिटेल बना के और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यार अभी तो सिर्फ 1000 लोग देखते हैं यार, 500 लोग देखते हैं, क्या ही मेहनत करो, छोड़ बटा, ऐसी डाल देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं इसमें। ये कभी नहीं करना, अपना 100% देना। और अच्छे वीडियो, लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा वीडियो खराब चल जाता है, अच्छा नहीं चलता है, भाई अच्छे वीडियो 100% चलते ही चलते हैं। अच्छे वीडियो का, अच्छे ट्रैवल ब्लॉग का, अच्छे कंटेंट का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, और वो 100% चलता ही चलता है। वो तुम डाल के रखे हो, 2 साल तक 1000 व्यू है, जब इन फ्यूचर आपकी चले, लोग आएंगे और उसको देखेंगे, और उसको जो उसकी रीच है ना, जो वो डिज़र्व करता है ना, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन, वो वहाँ तक लेके ही जाएंगे। तो आप ये मत सोच लेना कि भाई कैसे भी वीडियो बना दूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, चालू करो, ट्राई करो कि सबसे बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ भाई, क्या कर सकता हूँ, मतलब कितना एफर्ट डाल सकता हूँ। आप लोग, मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस बता देता हूँ आप लोगों को, मेरे वीडियो कैसा है। मैं बेसिक चीज़ें तो ऑलरेडी कंट्रीज़ के बारे में जानता हूँ, कंट्री क्या होती है, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक जानता हूँ। फिर वीडियो बनाने से पहले ना कुछ टाइम पढ़ता हूँ, कुछ टाइम बोले तो कुछ दिन पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, प्लेन में हूँ तो उसके बारे में पढ़ता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, और वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की ज्योग्राफी, सारी चीज़ें पढ़ता हूँ। अब पढ़ तो लिए हैं भाई, उसको डिलीवर कैसे करना है, सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, सबसे सिंपल भाषा में बता दो, जिसको अगर सोमालिया के बारे में नहीं मालूम है, मैं सोमालिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे लास्ट जो वीडियो था वही था, के बारे में नहीं मालूम है, तो सारी चीज़ें बेसिक निचोड़ के दे दूँ, जो कुछ भी नहीं जानता है ना उसको मालूम पड़ जाए कि सोमालिया एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, ईस्ट अफ्रीका में देश है, जो यहाँ पर उसके बाजू में इंडियन ओशन है, इधर केनिया, इथोपिया, वहाँ का कल्चर ऐसा है, वहाँ खाना पीना ऐसा खाते हैं। बेसिक चीज़ें सबको मालूम पड़ जाए, डिटेल में पढ़ो, उसको कैसे प्रॉपरली डिलीवर करो, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कैमरा उठा के बस चल दिए भाई। पहले मैं खुद ऐसा मतलब तैयार हुआ, मैं सुबह मॉर्निंग में वीडियो बनाने के लिए कैमरा उठाया और निकल गया, कुछ नहीं ध्यान, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं प्रिपेयर किया, अपना माइंड निकल गया बस। लेकिन अब कैसा होता है ना कि मैं 2 घंटा, 1 डेढ़ 2 घंटा बैठे रहता हूँ और अपने आप को एकदम मेंटली तैयार करते रहता हूँ कि यार मुझे 1 घंटे या 2 घंटा बोलना है, मैं क्या बोलूँ, जो लोग इंगेज रहें, जो मैं चीज़ें समझाऊँ वो कैसे डिलीवर करूँ, जो एक्साइटमेंट मुझे हो रही है, जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ वो मैं कैसे लोगों को डिलीवर करूँ, वो सारी चीज़ें मैं अब माइंड में घुमाता हूँ कि कैसे कब क्या बोलना है। मतलब कुछ ऐसा स्क्रिप्ट नहीं होते, स्क्रिप्टिंग नहीं होती, मैं स्क्रिप्ट कोई लिखता नहीं हूँ, बस चीज़ें पढ़ता हूँ और प्रॉपरली उसको डिलीवर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे तजिकिस्तान है, फॉर एग्जांपल तजिकिस्तान है। तजिकिस्तान एक देश है सेंट्रल एशिया में जो 90% पहाड़ों से घिरा हुआ है, फॉर एग्जांपल 90% पहाड़ों से घिरा हुआ है। मैं ये फैक्ट पढ़ा कि भाई मैं तजिकिस्तान एक देश है जो 90% पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब मैं ऐसे निकला वीडियो बनाने, हेलो मैं तजिकिस्तान में हूँ, 90% पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये ऐसा बोलेंगे तो लोग इन्जॉय नहीं कर पाएंगे और उनका मतलब एक वो नहीं लगेगा। और ऑन दी अदर हैंड तुम बना रहे हो वीडियो, बनाते दिखा पीछे पहाड़, तो आप पहाड़ को देखे बोले पहाड़ देखो, आप लोगों को ना चारों तरफ ना ये तजिकिस्तान में पहाड़ देखने मिलेंगे। उससे याद आया, तजिकिस्तान जो देश है ना वो 90% पहाड़ से घिरा हुआ है। इससे क्या, आप कोई चीज़ रट के आए हो, कंटिन्यू बोल रहे नहीं हो, आप मेमोरी पे रखे हो और जब चीज़ें दिख रही है ना वो मेमोरी को रिकलेक्ट करके वो टाइम पे एकदम प्रॉपर डिलीवर कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें लोग नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं आता था भाई, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट डाला हूँ। मैं निकलता हूँ वीडियो बनाने, पूरा दिन रिकॉर्ड कर लिया, मैं आया, मुझे नहीं जमा, अगले दिन फिर रिकॉर्ड करूँगा मैं, समझ लो। क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे बेस्ट मतलब वो जगह पर ट्राई करता हूँ
कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाओ। और जो ट्रैवल ब्लॉगर बहुत सारे ना भाई बहुत टैलेंटेड है, जो अभी सारे ना सारे बहुत टैलेंटेड है, उनमें बहुत टैलेंट है भाई। अगर वो हार्ड वर्क कर लिए भाई एंड वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। वो लोग जब कोई चीज़ बोलते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि भाई फ्लॉलेस बोलते हैं। मैं बहुत मेहनत करके फ्लॉलेस बोलता हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर के साथ मिला भी हूँ, ट्रैवल भी किया हूँ, वो लोग फ्लॉलेस बोल लेते हैं। मुझे मुझे बहुत मेहनत लगती है, मुझे बहुत दिमाग में वो करना पड़ता है, ऐसा बैठना पड़ता है, वो उठ के बोल देते हैं। तो मेहनत की खाली वो है कि यार नहीं 100% डालते हैं कि छोड़ देते हैं। तो यही है कि भाई कंट्री के बारे में समझा दो, कल्चर के बारे में समझा दो, हर चीज़ एक्सप्लेन कर लो, हर चीज़ बता दो और बेस्ट से बेस्ट बना दो। तो अगर आप चैलेंजेस, फिर से मैं रिपीट करूँ ताकि आप लोगों को हो रहा है, चैलेंजेस कर सकते हो और बेस्ट वीडियो बनाओ, कोई कंपटीशन नहीं है। और अगर चल गए तो भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है भाई। तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुमको ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा जो पसंद है चीज़, उसको आप सस्टेन कर रहे हो, वहीं से पैसा आ रहा है, आप उसमें घूम रहे हो, खुश हो, दोस्त यार दुनिया देख भी रही है, प्यार भी दे रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। वैसे वीडियो बनाना कोई मुझे बहुत पसंद नहीं था और मेरा कोई इरादा नहीं था कि वीडियो बनाने का, लेकिन सस्टेन होने के लिए यहाँ पर वो वीडियो बनाना पड़ेगा। और अब मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, अब मैं लिटरली इन्जॉय कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग हो गई, सब चीज़ हो गया, उसके बाद भाई आई बात एडिटिंग की। एडिटर है मेरे पास में, लेकिन अब क्या होता है जब एडिटर एडिट करके देता है ना, जो मेरी एडिटिंग होती है ना भाई, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। आज से 2 साल पहले मेरे पास जो एडिटर थे, वो बड़े बड़े 2 और यूट्यूबर का, ट्रैवल यूट्यूबर का, आप जानते रहोगे, बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस, उनके भी एडिटर था। हम 3 लोगों के वो एडिट करता था, उसकी टीम एडिट करती थी। वो क्या बोले मुझे कि भाई उनका वीडियो 3 घंटे में मैं एडिट कर देता हूँ और आपका वीडियो एडिट करने 3 दिन लगता है, 3 दिन में भी नहीं हो पाता है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी बस कटिंग चाहिए रहती है, आपको बी रोल भी चाहिए, आपको मैप भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए। मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं, अब मेरे पास दूसरे एडिटर है जिनको मैं पूरा वो किया हूँ। तो उसमें क्या होता है कि एक वीडियो एडिट करने में एडिटर को पूरा का पूरा 7 दिन लग जाता है, 5 से 7 दिन लग जाता है। पहले प्रॉपर रफ कटिंग होगी पूरे दिन में, क्योंकि जो रॉ क्लिप होती है ना, आपको 40 मिनट का वीडियो मिलता है, लेकिन मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत बोलता हूँ, नहीं बोलता था लेकिन मैं बहुत बोलने लगा हूँ जब से 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, बार बार डबल रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, बहुत सी, तो उसको काटना कब कहाँ क्या काटना है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि अगर ये निकाल दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एडिटर को बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ रफ कटिंग में ना 2-3 दिन लग जाते हैं। पहले बेसिक कटिंग, फिर रफ कटिंग, ऐसे करते 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 ना 2-3-4 दिन ना सिर्फ इसमें लग जाता है कि कटिंग में क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। 40 मिनट का वीडियो रहता है भाई, लेकिन मेरी रॉ क्लिप, आप मानोगे नहीं, जैसे किसी का 40 मिनट का वीडियो, इसकी रॉ क्लिप 50 मिनट की रहेगी, 55 मिनट की रहेगी, 10-15 मिनट खाली कटा रहेगा। मेरा कटता है भाई 120 मिनट, 130 मिनट से कट के 40 होता है। क्या होता है, 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग दिया मैं उसको, रफ क्लिप 150 मिनट की। अब वो कट के वीडियो बना 1 घंटा 10 मिनट का। जब वो आया, अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो 1 घंटा 10 मिनट है, अब एकदम प्रॉपर है, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन और इसमें से क्या निकाल सकते हैं। तो फिर मेहनत करके एक दिन में 10 मिनट और कम हुआ, फिर अगले दिन मेहनत करके और 50 मिनट, क्योंकि एकदम कॉन्ट्रास्ट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद मैपिंग होती है भाई, मैपिंग में बहुत लेयर होती है, जियो लेयर होता है, और वीडियो में कट रहते हैं भाई 400, 500, 600 कट रहते हैं। उसके बाद भाई 100 के ऊपर बी रोल रहते हैं, 8-8, 10-10, 20-20 मैप रहता है जो फिजिकली पूरा नए से बनाना पड़ता है। और उसके बाद ये सब कुछ हो गया, तब एडिटर भाई मुझे देंगे। उसके बाद वो 1 से 2 दिन में मैं और एक्स्ट्रा कटिंग बताऊंगा, फिर मैं उनको दूंगा। और उसके बाद जो सबसे मेन होता है वो इन दिस वीडियो वाला पार्ट जो होता है ना, 1-1.5 मिनट का मैं बनाता हूँ, उसमें भाई एक दिन तो ईजीली लगता है, कम से कम एक दिन लगता है कि यार मैं इतना, ये वीडियो 1 घंटे का, इसका निचोड़ जो इसका पूरा समरी मैं स्टार्ट में कैसे दे दूँ एकदम प्रॉपर वे में। तो कभी वॉइस ओवर करना पड़ता है तो उसको लिखता हूँ, मैं समझता हूँ कि कैसे मतलब बता दूँ। सोमालिया दुनिया का सबसे खतरनाक देश, यहाँ पर, समझ रहे हो। तो मतलब एक हुक प्रॉपर, जैसे एक समझ रहे हो कि एक स्टोरी पूरी एक उसमें आ जाए, फिर उसके ऊपर मैप कटिंग अलग अलग, ये वो लग लग के एक वीडियो तैयार होता है। और जो मैं एक्स्ट्रा बार बार देखता हूँ, बार बार कट करता हूँ, हो सकता है जो 4 दिन में ही एडिट हो गया था वो बढ़िया था, वो उससे भी अच्छा था। लेकिन दिमाग मानता नहीं कि इसको पूरा 100% दो, भले कभी कभी तो वीडियो ख़राब हो जाते हैं, वापस हमको करना पड़ता है कि पहले वाला ठीक था। तो ऐसा एक वीडियो बन के ख़त्म होता है। और जबकि मैं बताऊँ, मैं पहले तो 1 दिन में वीडियो हो जाता था, 4-5 घंटे में ख़त्म, कटिंग हुई, कटा, खलास। पहले मुझे भी लगता था कि क्या है भाई, क्लिप कटी और डाले, हो गया। लेकिन वो भाई
स्टार्ट का 5-10 मिनट में ही हालत ख़राब हो जाती है कि 5-10 मिनट कोई बोर ना हो, कोई छोड़ के ना जाए। तो इसलिए ड्यूरेशन भी बढ़ता है, लोग पसंद भी करते हैं, फिर आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है। आप 100% दो, 100% आपको मिलेगा। फिर ये सब खत्म होने के बाद टाइटल में भी कभी कभी मैं पूरा दिन लगा देता हूँ कि टाइटल क्या रहेगा। 200 टाइटल लिखे, 200 टाइटल चैट जीपीटी यूज़ करें, AI यूज़ करें कि टाइटल कौन सा सेलेक्ट होगा, हुक ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको काट के कैसे छोटा करें, वर्ल्ड्स मोस्ट, और ये आ जाए, थोड़ा इंटेंस लगे, थोड़ा वो लगे, थोड़ा कैची लगे, थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड लगे कि लोग एक झलक में देखें ना तो हाँ टाइटल समझ में आ जाए कि भाई स्टोरी क्या है इसकी। उसके बाद आता है हमारा थंबनेल। थंबनेल भाई अभी जो रिसेंटली सोमालिया का थंबनेल था, जो लास्ट वाला था वो 35 थंबनेल बना था, 35 में से सेलेक्ट किए। और जो फर्स्ट वाला था ना, फर्स्ट वाला सोमालिया के 2 वीडियो में से, उसमें भाई तकरीबन 60 से 65 थंबनेल था, अलग अलग डिफरेंट थंबनेल थे। उसमें से हम सेलेक्ट किए कि भाई ये वाला बढ़िया रहेगा। क्योंकि जैसे पहला वाला जो वीडियो था सोमालिया का, उसमें क्या था, मैं एयरपोर्ट से आया, मैं प्लेन से पहले आया, एयरपोर्ट दिखा उसमें, और जब मैं एयरपोर्ट में लैंड किया तो वहाँ पर UN के प्लेन, हेलीकॉप्टर थे। तो मेरे दिमाग में तो वो भी डालना है, और उसी वीडियो में मैं टूटी फूटी बिल्डिंग भी दिखाया, वो भी डालना है, और गनमैन दिखे, बहुत सारी गाड़ी थी जिसमें पीछे AK-47 लोग लेके जा रहे हैं, वो भी डालना है। फिर उसके बाद जो लोग नॉर्मल ज़िंदगी है, टूटे घर हैं, वो सब भी डालना है। फिर उसके बाद बीच जो दिखी है, मुझे बीच भी डालना है, और वहाँ के लोगों के बारे में भी डालना है। अब आप सोचो वो सारी चीज़ इतने बड़े थंबनेल में आएगी कैसे। तो उसको एग्जीक्यूट करना कि मैं खड़ा हूँ, फिर मैं पूरा इमेजिनेशन बताऊँगा एडिटर को, मैं ऐसा खड़ा हूँ और इस टाइप का थोड़ा सा खड़े रहूँगा, वो रहूँगा, और एक पीछे से एक एयरपोर्ट रहेगा, वहाँ पर प्लेन। अब वो एग्जीक्यूट मैं बताऊँगा सारी चीज़, अब वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। तो अलग अलग टाइप के भेजते हैं कि प्लेन वहाँ पर है, UN का हेलीकॉप्टर है, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तब जाके कोई चीज़ फाइनल होती है भाई। आपको लगता होगा बहुत आसान प्रोसेस है, हो सकता है भाई कभी कभी ना एकदम लो एफर्ट गूगल से कोई इमेज उठाओ और उसको डाल दो, वो भी चल जाता है। पहले तो ऐसे ही करता था और वो चल भी जाता था, कभी कभी ना कभी करके चल जाता था। लेकिन अब ऐसा है ना कि भाई भले चले ना चले, अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है, और सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करना है, ट्राई करना है, क्या ही जाता है भाई। तो ऐसा कुछ लंबा सा प्रोसेस हो जाता है भाई एक वीडियो एक वो करने में। तो ये था भाई, मैं सवाल को भाई बहुत ज़्यादा खोल के बहुत सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन मैं बोला बना रहा हूँ तो थोड़ा सा लंबा हो जाए, आपको बस चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो ऐसा कुछ होता है सारा वीडियो बनाने का प्रोसेस। तो ये चीज़ डिस्कस हो गई है। अब भाई रैंडमली कोई भी सवाल उठाते हैं कि क्या है भाई, भाई आपके पापा क्या करते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस क्या करेंगे भाई, सबसे ज़्यादा पैसे किस कंट्री में लगे, अंटार्कटिका में लगे, कंट्री नहीं मतलब कोई ट्रिप में सबसे ज़्यादा लगे तो अंटार्कटिका में लगे। अनस भाई ट्रैवलिंग करते तो इतना पैसा कहाँ से आता है, ये बता दिया आप लोगों को। योर वीडियो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे अप्रिशिएशन भी है इसमें, सिर्फ सवाल नहीं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी किए, कितना पैसा कमाते हो, कितना पैसा कमाते हो, इतना पैसा कमाते हो, आपको ट्रैवल लोग बनाने का आइडिया किस। सारे सवालों का जवाब मैं एक ही उसमें दे ही चुका हूँ आप लोगों को। और एक कंट्री ट्रैवल करने में कितना पैसा लगता है, ये बहुत डिपेंड करता है भाई, ये कोई मतलब कौन सी कंट्री। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा जो वेरिएशन है, जो मेरा मतलब एक वो है कम वाला और ज़्यादा वाला, दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत मैसिव है। मैं बांग्लादेश गया था तो मेरा सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये लगा था। मैं 30-35 हज़ार में आराम से 2 हफ्ते से ज़्यादा 2 हफ्ता गुजारा था। 30-35 हज़ार में बांग्लादेश में ट्रेन से गया था कोलकाता, फिर वहाँ से हो गया था। और वहीं अंटार्कटिका में मेरा 15 लाख लगा। तो वो मैटर करता है 30 हज़ार से 15 लाख, कौन सी कंट्री, कौन सा लोकेशन, कौन सा वो सेलेक्ट करो, उस पर डिपेंड करता है। घूम के बताना सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एक्सपेंस कैसे मैनेज करते हो आप लोगों को बता चुका हूँ। अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ, मुंबई, भाई मुंबई में हूँ अभी, पूरा एकदम बता ही दूँ कि कहाँ पर बैठा हूँ, क्या बैठा हूँ। और एक और बात भाई, ये जो मेरी जिम है इसमें ना भाई लोग रिसेप्शन पे बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं कि अनस भाई से बात करवा दो, अनस भाई से मिलना है, फ़ैन भाई मैं रहता हूँ नहीं। अब ये वीडियो देखने के बाद 2 दिन बाद आओगे, मैं रहूँगा नहीं, मैं तो भाई चले गया हूँ, दूसरे देश चले गया हूँ, आप ढूंढते रहो। तो यहाँ आके कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ के ढूंढोगे लोग परेशान होंगे खाली। तो फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं, मेरा नंबर नहीं लिखा हुआ है भाई, वो रिसेप्शन का नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ फ़ोन करोगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो कभी हम रखेंगे मीटअप, हम मिलेंगे तो बढ़िया मज़ा आएगी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मंथली इनकम कितना है बहुत वेरी करता है भाई, व्यू पे डिपेंड करता है, आपका कितना व्यू आ रहा है, कितना, समझ रहे हो, कम व्यू आया तो कम पैसा, ज़्यादा व्यू आया तो ज़्यादा पैसा। एग्जैक्ट एकदम अमाउंट नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि कितना कमा रहे हैं। हाउ वॉज योर नॉर्थ कोरिया एक्सपीरियंस, वो तो आप लोगों को बता दिया नॉर्थ कोरिया का एक्सपीरियंस। डू यू वॉन्ट टू ट्रैवल अगेन नॉर्थ कोरिया। मेरी जो अगली ट्रिप थी, मैं अभी आज 25 मार्च है ना, हाँ 25 मार्च है,
मैं जा रहा था भाई 29 मार्च को चाइना, फिर मेरा नॉर्थ कोरिया का फिर से टूर था। लोग बोले थे ना मुझे कि तू वहाँ जाके वीडियो बनाया, जिंदा आ गया, नहीं आ पाएगा, ऐसा होएगा। मैं बना के आ गया तो बोलते अब तू वापस नहीं जा पाएगा। आज तक इंडिया में कोई भी शायद दूसरी बार वापस नहीं गया नॉर्थ कोरिया। मैं भाई वापस जा रहा था, किसी का भी नहीं हुआ। शायद इस बार भी मैं और 2-3 और लोग थे इंडिया के, हम जा रहे थे भाई नॉर्थ कोरिया, प्योंगयैंग। फिर से मैराथन में मैं जा रहा था, लेकिन ये वॉर के चलते हुए वहाँ पर वो बंद हो गया है। लेकिन मैं पेमेंट कर चुका हूँ, सब मेरा पूरा प्रोसेस हो चुका है। जब भी नॉर्थ कोरिया खुलेगा मैं इन रहूँगा। मुझे वापस सीट रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीट नहीं मिलती है, मुझे मिल गई थी और अब मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पेमेंट हो गया। जब भी नेक्स्ट ट्रिप होगी नॉर्थ कोरिया, तुम्हारा भाई तुमको नॉर्थ कोरिया में मिलेगा एकदम वेश बदल के। तो ये था स्लोवेनिया, नीदरलैंड, फिनलैंड वगैरह। कब जाओगे? स्लो, आराम से, एकदम आराम से। यूरोप तो थोड़ा फास्ट कर लूँगा मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पास भी और इजी टू ट्रैवल है, तो जाएंगे भाई। और ये पूछने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप ये कंट्री आओगे कि नहीं, वो कंट्री आओगे कि नहीं। भाई दुनिया की हर कंट्री, उसके बाद दुनिया का हर कंट्री का हर रीजन। अब लोग कंट्री फॉलो करते हैं, मैं रीजन फॉलो करता हूँ। जैसे नोमैड मेनिया एक वो है, उसमें आप कंट्री, जैसे रशिया आप ट्रैवल किए हो, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, इंडिया से 6 गुना बड़ी कंट्री, 17 मिलियन 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में वो कंट्री फैली हुई है। आप मॉस्को गए, रशिया कंट्री तो चले गए, वो तो छोटा सा हिस्सा है। उसके बाद साइबेरिया है, चिचेनिया है, दागिस्तान है, फिर आर्टिक सर्कल में बहुत सारे वो हैं, फिर मतलब बहुत बहुत बड़ी कंट्री है। तो वो आप दिल पे हाथ रख के बोलना, आप बोल सकते हो कि मैं रशिया ट्रैवल किया हूँ मॉस्को जाने के बाद, नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है। वैसे ही जैसे इंडिया आए हो, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेनर है, वो इंडिया आया, लैंड किया दिल्ली, ठीक है, अब वो बोल तो सकता है कि मैं इंडिया ट्रैवल कर लिया हूँ। क्या वो सही में इंडिया ट्रैवल किया है? क्या वो कश्मीर देखा है? क्या वो केरला देखा है? क्या वो राजस्थान देखा है? क्या वो नागालैंड, मणिपुर देखा है? असम देखा है? नहीं देखा है। तो वो कंट्री तो हो जाएगी, लेकिन रीजन हर जगह। तो मुझे वैसे ही सारी जगह एक्सप्लोर करना है, धीरे धीरे आराम से एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रहेगी तो सब करेंगे। तो ऐसा कुछ प्लान है। और सबसे ज़्यादा सवाल आया है कि पाकिस्तान कब आऊँगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे, इंडियंस लोग पूछते हैं, पाकिस्तानी पूछते हैं, अलग अलग देशों के लोग पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान कब आओगे। तो यार जो लोग पाकिस्तान गए, मैं उनसे बात किया, मेरे दोस्त है जैसे नवदीप पाजी, मेरे भी अच्छी बातचीत होती है उनसे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है भाई, आपने देखा भी होगा, बहुत इशू हो रहा है आने जाने में। तो इसलिए मैं उसको बाद में रखा हूँ। अगर सिचुएशन अच्छी हुई, बढ़िया हुई, तो जाएंगे। करतारपुर भी जा सकता हूँ मैं, जैसे कि आप लोगों को बोला, कंट्री हमको काउंट नहीं बढ़ाना है। करतारपुर का क्या है भाई, ट्रैवल करो वहाँ से करतारपुर देख के आ जाओ। लेकिन उसमें क्या है ना, कंट्री तो काउंट हो जाएगी, लेकिन क्या वो सही में पाकिस्तान विजिट करना होगा? नहीं होगा ना वो। तो उसमें तो बस थोड़ा सी जगह देखे और ना कोई कल्चर देखे, ना कोई चीज़ देखे, ना लोगों से मिले, वैसा हो जाएगा। तो मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और देखेंगे वहाँ कैसा है। आसपास पड़ोसी में तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, और भूटान नहीं हुआ है। भूटान में जाना भी नहीं हूँ। आराम से उसको 100 कंट्री रखूँगा, या फिर वो पास में, उसको कभी भी विजिट कर सकते हैं। और भूटान मुझे सही में मतलब बहुत क्यूरोसिटी है देखने की, क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट कंट्री है। तो डिफरेंट कंट्री को ऐसा वेस्ट नहीं करना, उसको आराम से ट्रैवल करना जब मज़ा आए। जब बहुत यूरोप में मैं ट्रैवल कर लिया, सिमिलर चीज़ें देखा, मुझे कुछ अलग देखना है तो मैं भूटान जाऊँगा। अफ्रीका घूम लिया, बहुत सिमिलर चीज़ें देख लिया, अब मैं जाऊँगा कोई ऐसी कंट्री जो उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो ऐसा रखा हूँ मैं, ताकि ट्रैवल का कीड़ा और ट्रैवल का एक्सपीरियंस एकदम प्रॉपरली बैलेंस लगे। पाकिस्तान कब आओगे, सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग बता दिया हूँ। मैप कैसे बनाते हो? एडिटर से बनता है भाई, वो जियो लेयर रहता है, फिर प्रीमियर प्रो रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उससे बनता है। फिर एक भाई ने 7 सवाल पूछे भाई, बेस्ट कंट्री टू विजिट विथ फैमिली के साथ भाई जो कंट्री चले जाओ वो स्पेशल हो जाएगी। तो मैं तो ईजी बताऊँगा आपको, इसमें वीज़ा का प्रॉब्लम ना हो, वीज़ा का एकदम हेडेक ना हो। तो थाईलैंड जाओ भाई, थाईलैंड जाओ, श्रीलंका जाओ, बहुत बढ़िया देश हैं भाई, मतलब सस्ते हैं, वीज़ा का कोई इशू नहीं है। मलेशिया चले जाओ, ओमान चले जाओ, दुबई चले जाओ, उज़्बेकिस्तान चले जाओ। ये मैं जो कंट्री का नाम लिया ना, जैसे उज़्बेकिस्तान, डिफरेंट कल्चर, सस्ता, वीज़ा प्रोसेस ईजी, फ्लाइट एकदम डायरेक्ट, एकदम सस्ती। ओमान चले जाओ, काफ़ी डिफरेंट अरेबिक वाइब, बहुत स्लो लाइफ, बहुत खूबसूरत पहाड़, बहुत खूबसूरत बीचेस, ऐसा। फिर उसके बाद थाईलैंड एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट, बीचेस बहुत खूबसूरत, फ्रूट्स वगैरह बहुत खाने अच्छे मिलते हैं, मौसम अच्छा होता है। मलेशिया मस्त, ग्रीन, अच्छा। तो श्रीलंका बहुत खूबसूरत। तो इस टाइप में कैसा है ना, सस्ता भी है, फैमिली इन्जॉय भी कर पाएगी। अगर आपके पास पैसा है तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो भाई थाईलैंड जाओ, बहुत बढ़िया देश है यार, बहुत बढ़िया देश है। उसको लोग ख़राब कर दिए हैं बस बोल के कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, उसको ख़राब कर दिए हैं। आर फॉरेनर पीपल रेसिस्ट टूवर्ड्स इंडियंस,
फॉरेनर रेसिस्ट होते हैं क्या इंडियन के प्रति, ये पूछे हैं भाई। तो मैं आपको बताऊं भाई, होते होंगे, देखो भाई रेसिस्ट लोग होते होंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अच्छा सवाल पूछे, मैं आपको इसका प्रॉपर अच्छा जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई होते हैं, हाँ इंडियंस को देखें, नहीं भाई। मैं जितना भी ट्रैवल किया हूँ ना भाई, मुझे कभी भी कोई रेसिस्ट नहीं मिला। मैं इंडियन हूँ ये बोल के कि भाई तू इंडियन है तो यार थोड़ा वो हो जा, इंडियन है थोड़ा मुंह बनाया, कभी भी मुझे ऐसे नहीं मिले। जो भी होता है ना भाई, जो भी लोग बोलते हैं, कुछ लोग गए साउथ कोरिया, भाई मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ। मैं इजराइल फिलिस्तीन गया, वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ, वहाँ मेरे को चिल्ला रहे हैं, मेरे को भगा रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं। तो भाई एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि कोई देश में आप जाते हो तो वहाँ के कल्चर, वहाँ की चीज़ों को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होती है। और कोई देश होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड होते हैं और वहाँ पर लोग बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वहाँ पर आ रहे हैं वो एटलीस्ट वैसा ना रहें, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा कपड़ा पहने। अब भाई बहुत सारे लोग चप्पल चुप्पल पहन के साउथ कोरिया में घूम रहे हैं, तो लोग एकदम वो हो जाते हैं कि यार मतलब वहाँ पर कोट वोट पहन के लोग एकदम मतलब वेल ड्रेस, कोट नहीं बस लेकिन हुडी पहने, नॉर्मल कपड़ा पहने, अच्छा पहने, चप्पल पहने और एक ढीली सी टी शर्ट लेते हैं एक ही कलर की, वो पूरी ट्रिप चलाते हैं। तो लोगों को लगता है ना कि यार मतलब वो समझ रहे हो, स्मेल नहीं कर रहे हैं बराबर। परफ्यूम लगाने में क्या ही जाता है भाई, डीओ लगाने में क्या ही जाता है। तो अगर आप परफ्यूम नहीं लगाए हो, बास मार रहे हो, किसी के बाजू में बैठे हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बास मार रहे हो, तो कोई भी बोलेगा ना यार भाई तू हट जा यार, यहाँ से चले जा। कोई लंबा सफ़र है, तुम बुलेट ट्रेन में बैठे हो, बास मार रहे हो, तुम कुछ भी ऐसी चीज़ करो जिससे डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर वो बोलेगा ना भाई तू हट जा। तू अब बोलेंगे कि भाई मैं रेसिस्ट हूँ, तो कैसे चलेगा भाई। तो साउथ कोरिया ये सब जो देश हैं होंगे भाई, कुछ ऐसे होते हैं जो इररिस्पेक्टिवली कुछ भी तुम करे हो नहीं करे हो, सीधा तुमको ब्लेम करेंगे इंडियन होने की वजह से। बहुत रेयर होता है, लेकिन होता होगा, बहुत रेयर होता है, लेकिन मोस्टली तुम्हारी हरकत डिसाइड करती है। चप्पल पहन के एयरपोर्ट में घूमना, चप्पल पहनना गलत बात नहीं है, जैसा देश वैसा भेष। अब आप लॉस एंजलिस में चल रहे हो, बेवरली हिल्स पे, वहाँ पर चप्पल चुप्पल पहने हो, फटा तुमको भाई $1 पकड़ा के कोई चले जाएगा। वहाँ पहनो थोड़ा सा वेल ड्रेस लो, थोड़ा सा बढ़िया कपड़ा पहनो। अगर भाई आधे तो चड्डे हैं हमारे यहाँ, ट्रेवलिंग जो करते हैं चड्डी ही पहनते, चड्डी पहनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दिल्ली विल्ली टूटी पटी चड्डी चप्पल ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा बेसिक कोट पैंट टाई नहीं पहनना है, बेसिक टी शर्ट भी पहनो, थोड़ी सी ढंग वाली, थोड़ी सी अच्छी पहनो, थोड़ा सा वेल ग्रूम रहो, थोड़ा सा खुशबू लगा लो, बात खत्म। बस इतना करना ज़रूरी है। तो भाई कोई रेसिज्म नहीं होता है, चप्पल पहनना कोई बुरी बात नहीं है भाई। मैं तो फ्लाइट में भी चप्पल पहनो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम पैसिफिक कंट्री में जाओ, मैं कुछ चप्पल पहन के, पूरी लोग, प्राइम मिनिस्टर चप्पल पहनते हैं भाई, तू बोलूँगा मैं मिनिस्टर से मिला चप्पल पहनते हैं, तो वो चप्पल पहनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई तुम हर जगह कहीं का कपड़ा, कहीं का ड्रेस, कहीं का कुछ होता है, तो वहाँ पर वैसा वो करोगे तो आपको रेसिज्म नहीं होगा मोस्टली आपके साथ में। तो ये सारी चीज़ों से भी हटके इतना खूबसूरत है ना थाईलैंड देश, इतनी अच्छी नेचुरल ब्यूटी है, इतना अफोर्डेबल है, सब कुछ अच्छा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और ये जो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर रहते हैं इंस्टाग्राम वाले, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं बार बार बोलूँगा, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाले भी हैं, लेकिन कुछ ना भाई ऐसा चल के आएंगे, घूमेंगे, 30,000 रुपये में थाईलैंड घूम के आ जाओ। ये नहीं बताएंगे कि भाई बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं और सिर्फ 30,000 में नहीं होता है। वो कोई नॉर्मल टिकट का स्क्रीनशॉट दिखा देंगे जो 2 महीने बाद की रैंडम कभी मिल गई 5,000 की, बोलेंगे भाई 10,000 की टिकट हो गई है और 300 रुपये में हॉस्टल रुक जाओ, 300 रुपये में ये कर लो, 200 रुपये में कर लो, तुम्हारा 20-25 हज़ार में कोई देश हो गया। और हॉस्टल में रुकने बोलेंगे, फिर हॉस्टल में जो लोग पहली बार रुकने हैं उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, बोलेंगे सिविक सेंस है ही नहीं इनके पास। हॉस्टल में कैसा रहता है कि हॉस्टल में भाई आप नहीं बात कर सकते हो और लाउड नहीं हो सकते हो, फ़ोन रिसीव नहीं कर सकते हो। अगर आपको बात करना है फ़ोन पे तो आप बाहर जाओ, कॉमन एरिया या फिर बाहर जाके बात करो, वहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि 10-12 लोग और भी रहते हैं आपके साथ में। तो ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, फिर उन्हीं को रिकॉर्ड करके बोलेंगे सिविक सेंस नहीं है। अब एक बात बताना, जो कभी भी आज से पहले हॉस्टल में नहीं रुका है ना उसके बारे में कभी सुना है, वो आपका वीडियो देखा है कि बस जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ पे आपको सस्ता रूम मिल जाता है, तो उनको मालूम ही नहीं कि फ़ोन पे नहीं बात करना है, तो उनको आपको बताना पड़ेगा ना भाई कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। बस सिविक सेंस एक वर्ड सुन लिए जो आज से 2-3 साल पहले जानते ही नहीं थे, बस उसको नारा लगा रहे हैं, बस सिविक सेंस नहीं है इसके पास, सिविक सेंस नहीं है उसके पास, सिविक सेंस नहीं है। भाई हर चीज़ सिविक सेंस नहीं होती है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ जो बीच पे जाके दूसरे देश में मुँह दे रहे हैं, जो पी के धांधली कर रहे हैं, पी के परेशान कर रहे हैं, इधर उधर हुआ अल्लाह हंगामा कर रहे हैं, कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मैं उनको नहीं कर रहा हूँ। जो इनोसेंट वो होता है ना, जैसे मैं वीडियो देखा था 40-50 साल के अंकल लोग जो मतलब ज़िंदगी भर काम किए, बच्चे वगैरह पाले, पढ़ाया लिखा रहे रहेंगे, वो पहले ट्रिप कर रहे हैं, दूसरी ट्रिप कर रहे हैं, वो थाईलैंड आए, वहाँ पर रोड पे पूरी म्यूज़िक बज रही है और उसमें वो नाच रहे हैं, रोड पे ग्रुप बना के एकदम इन्जॉय कर रहे हैं। सिविक सेंस नहीं है, इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है। अभी यही गोरे वहाँ पर नाचे तो बोलेंगे ओ भाई व्हाट अ वाइब,
लेट्स जस्ट इंजॉय एंड लेट्स जॉइन देम, और वाइब है मस्त मज़ेदार, एकदम फुल ज़िंदगी जी रहे हैं और एकदम मस्त इंजॉय कर रहे हैं, और ये इंडियन करे तो ये बहुत ज़्यादा ना सेलेक्टिव वो करते हैं। तो ऐसा ना करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अगर आप बता रहे हो कि 300 रुपये में हॉस्टल मिलता है, तो हॉस्टल में कैसे एक्ट करना है वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया है भाई सिविक सेंस क्या होता है और कैसे एक्ट करते हैं पब्लिक में, कैसे क्या करना पड़ता है, वो हमको नहीं बताया गया। तो हमारा काम बनता है कि बताएं। अगर आप थोड़ी चीज़ बता रहे हो तो पूरी चीज़ बताओ भाई, समझो। अब हम ट्रैवल सिर्फ डिटेल चीज़ें बताते हैं, हम इसमें नहीं जाते हैं कि कितना खर्चा है, कितना सस्ता है, कितना महंगा है। अगर उस पर जाएँ तो जब मैं बताऊंगा कि 300 का हॉस्टल है, तो हॉस्टल के बारे में बताना पड़ेगा कि कैसे वहाँ पर एक्ट करना है। आधी चीज़ नहीं बताना चाहिए। जैसे कि मैं बताया था, हमारे स्कूलों में नहीं समझाया जाता है भाई, नहीं मालूम रहता है। कोई एक आदमी जो 40 साल में पहली बार फ्लाइट में बैठा है, तो उसको नहीं मालूम वो कैसे एक्ट करे फ्लाइट में। उसको नहीं मालूम कि वहाँ पर साइन रहती है कि सीट बेल्ट साइन अभी बंद नहीं हुई, आप सीट बेल्ट नहीं खोलो, कब उठना है कब बैठना है। बस वीडियो बना दो कि भाई ये देखो किसी के फादर हैं, किसी के कौन है क्या है, ये देखो भाई इसको मालूम ही नहीं, खड़े हो गए। भाई पहली बार ट्रैवल कर रहा है भाई। ये जो अक्सर 7-8-10 कंट्री वाले लोग रहते हैं ना, वो बहुत परेशान करते हैं। 7 कंट्री मैटर नहीं करती भाई, कुछ लोग 100 कंट्री ट्रैवल करके भी उनको कुछ नहीं मालूम रहता है, उनको कुछ नहीं, बस उन सबको एक कम नज़र में देखते हैं कि भाई ये तो ट्रैवल किया, ये तो अभी ट्रैवल किया। ऐसा नहीं होता है भाई, सबको एजुकेट करो, समझाना पड़ेगा भाई। हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है, हमको नहीं पढ़ाया गया कि पब्लिक में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा एक्ट करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्कूलों में अगर ये पढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक में कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे मैं जापान में था, जापान में मुझे एक आध कमेंट भी आए थे कि यार ट्रेन में, जापान का कल्चर ऐसा है कि आप ट्रेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हो, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। वो वहाँ का कल्चर है, वहाँ के लोग ऐसे साइलेंट रहते हैं। तो मैं ना कुछ वीडियो बनाया हूँ बुलेट ट्रेन के अंदर, कुछ चीज़ें समझाया हूँ। तो लोग एक आध दो लोग बोले थे, ज़्यादा लोग नहीं, कि भाई आप ट्रेन में शायद बात की, आपको नहीं बात करना चाहिए, और थोड़ा सा। तो मैं आपको बता दूँ, पहले तो मैं लाउड नहीं रहता हूँ। लाउड कैसा है ना, जो मेरा माइक है उसकी जो मैं साउंड है ना, उसको मैं 2x 3x 4x 5x कर देता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर अच्छा एक्सपीरियंस मिले। लाउड नहीं रहते। और बनाने से पहले जैसे हर बोगी के, हर कंपार्टमेंट के टिकट चेकर या फिर जो कंडक्टर भाई हैं, उनको मैं, अगर वो समझते हैं, फॉर एग्जांपल जापान में समझते हैं, तो मैं उनको इंग्लिश में समझा दूंगा। नहीं समझते तो मैं उनको अपना वो बताऊँगा कि यार मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं ये ट्रेन की वीडियो बना रहा हूँ, अपने देश वाले लोगों को और दुनिया को बता रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेन कैसे चलती है। तो ये 4 घंटे की जर्नी, अगर इसमें मैं 4-5 मिनट, 1-1 मिनट करके कहीं कुछ एक्साइटिंग दिखा, कुछ अलग दिखा, तो मैं अगर थोड़ा बोला तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो कोई मना नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा अरिगातो गोजाइमास, थैंक यू सो मच पूछने के लिए, बनाओ आप अच्छे से। और कोई अगर डिस्टर्ब हुआ तो कोई उनको बोला तो ये समझा देंगे कि कैसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद जो आसपास बैठे हैं आपके, जो आवाज़ सुन सकते हैं आपकी, उनको बोल दो कि भाई मैं देखो ये ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मैं आपके देश आया हूँ, मैं ट्रेन का वीडियो बनाने। तो पूरी जर्नी में तो नहीं, सिर्फ 4 घंटे की जर्नी में अगर 5-7 मिनट अगर मैं बोल दिया बीच में, 1-1 मिनट करके ट्राई करूँगा कि लो रहूँ, अगर हाई हो गया तो प्लीज़ माफ़ करना। तो ऐसा बस बोल दो, नॉर्मल चीज़ है। तो जब ट्रैवल करते तो आपको समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे पहली बार मैं भी हॉस्टल में रुका था, मुझे नहीं मालूम था कैसे एक्ट करते हैं। अच्छा हुआ पहली बार में मुझे एक अमेरिकन बंदा मिला था। मैं क्या किया था, मैं रात में ना चैन, कुछ नहीं, मैं चिल्लाया नहीं, वैसे मैं किससे बात करूँगा, अकेले गया था मैं। तो मैं चैन खोला ना बैग की, तो उसमें से आवाज़ आती ना खोलने की, वाले पहले वाला बैग कैरी किया था मैं। तो वो बोला कि यार ये, उससे मेरी बात हो गई थी, जब मैं आया था ना थोड़ी सी बातचीत हो गई थी। तो वो मेरे को ना अगले दिन बताया ना कि ना बैग ऐसा खोलते नहीं, आवाज़ नहीं करते हैं। फिर वो मुझे को थोड़ा सा समझाया, मुझे बता दिया, मुझे समझ में आ गया। बस यही चीज़ है, अगर आप समझ जाओगे। जैसे मैं पहली बार यूरोप गया था, वहाँ पर देखा कि यार मैं चल रहा हूँ रोड पे ना, तो गाड़ी, मतलब मैं मेन रोड पे पहुँचा ही नहीं, मतलब रोड पे पहुँचा ही नहीं, मैं तो अभी फुटपाथ पे हूँ, लेकिन ना 10 फीट पहले ही वहाँ से गाड़ी रुक गई। तो उसे देखता तो साला मेरे लिए रुकी है, कोई मैं स्पेशल आदमी हूँ क्या। तब समझ में आया कि पेडेस्ट्रियन के लोग बहुत इज्जत करते हैं बाहर देश में। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं दूसरे के साथ ऐसा किया ना, तो पी 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 पीछे वाले बजा रहे कि चलना, तो क्या कर रहा है, पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, वो तो वहाँ पे, चल तू बिंदास। तो ऐसा ही है भाई, यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी लोगों को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है भाई, मतलब कई साल लग जाते हैं समझाने में। और जबकि सब मिल के समझाए और उसके ऊपर फाइन मारे। जैसे आप अमेरिका में जाओगे, दुबई में जाओगे, आप दुबई में चल रहे हो या फिर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में हो, आप 4 बजे रात में, जहाँ पर दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, सिग्नल पे आप खड़े रहोगे, रेड सिग्नल पे। जबकि आप अगर बीच में भी गाड़ी लेके कैंपिंग कर दोगे ना, तो सुबह तक कोई गाड़ी नहीं आनी, इतना खाली इलाका है। लेकिन आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, क्योंकि आपको मालूम है अगर मैं क्रॉस किया, मेरे 1 महीने की पगार ही ले जाएंगे ये लोग। या फिर ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में तो पॉइंट वाला सिस्टम चलता है, मेरा पॉइंट कम हो जाएगा तो फिर मेरी सिटीजनशिप में प्रॉब्लम होगी, इसमें प्रॉब्लम होगी। तो रात में 4 बजे यहाँ पर खड़े रहते हैं। और यहाँ पर दिन में
इंडिया में हमारे यहाँ दिन में ना ट्रैफिक लगी है ना, उड़ा के निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सिग्नल तोड़ दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मालूम है भाई 1000 रुपया फ़ाइन है, लाख की गाड़ी चलाने वाला बोले 1000 रुपये की फ़ाइन है, वो भी रुका तो 100 में काम हो जाता है। सबको मालूम है भाई कि इतने में काम हो जाता है। तो अगर रूल रखेंगे ना तभी कुछ होने वाला है, और रूल को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तुम एक चीज़ बताओ, जो लोग यहाँ पर ट्रेन में थूकते हैं, जो लोग यहाँ पर बिंदास थूक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वही लोग दुबई जाके थूकते क्यों नहीं है? उनको मालूम है भाई लाल कर देंगे, लाल करेंगे, महीने भर की पगार भी लेके जाएंगे और भगा भी देंगे, समझे? तो वो चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे ना, रूल डरा के रखो, समझा के रखो, यहाँ खुला है भाई, जो करना है कुछ भी कर लो, सिग्नल तोड़ दो, कुछ भी कर लो, और भाई लो 1000 2000 500 रुपये दे दो, बात खलास। तो ऐसा होता है भाई, सिविक सेंस चीज़ें समझना ज़रूरी है। जब अपना इम्प्लीमेंट बराबर होगा और फिर जाके कुछ होगा ना, लोग को मालूम पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। तो भाई साहब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, और शायद कुछ लोग बोर भी हो रहे रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बात बता रहा हूँ, क्योंकि यार इतनी सारी बातें करना रहता है आपसे, लेकिन कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड रखते हैं, और कभी करते भी तो उसको मैं काट के निकाल देता हूँ, इसलिए बहुत बड़ा वीडियो बन रहा होगा। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की। कुछ सवाल मेरे दिमाग में मैं पढ़ा था, बस वही बिना सवाल जाने, बिना सवाल आपको रिपीट किए मैं आपको जवाब दिए जा रहा हूँ। और आपको सबसे पहले टाइम दिखा दूँ, 5:50 हो गए, 6 बजने आए हैं, अभी 6 सवा 6 बजे जिम खुल जाएगी, तो 10-15 मिनट में और भी जल्दी जल्दी सवाल देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा वो है, तो उसको भी कवर करते हैं। ब्रदर अमेज़ॉन फॉरेस्ट जाइए, सब जगह जाएंगे भाई, पूरे दुनिया का हर जगह का, हर बिल्कुल हर कंट्री के, दुनिया के हर कोने का प्लान है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है भाई कि आप इंडिया कब ट्रैवल करोगे और इंडिया में ट्रैवल व्लॉग कब बनाओगे। तो यार मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 1.5 साल से पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूं, पूरी तैयारी कर रहा हूं इंडिया में वीडियो बनाने की। बस मेरे पास स्टाफ की कमी होने की वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूं। मैं प्लान कर रहा हूं भाई, पूरा आपको दिखाऊंगा, सिर्फ मणिपुर, त्रिपुरा, कश्मीर, केरला, ये सब एकदम जो चलने वाले स्टेट है वो नहीं, मैं आपको बिहार, झारखंड से लेके हर चीज़ दिखाऊंगा। मुंबई की डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। अब आप सोचो, सूडान जैसे देश में, जहाँ पर मैं 1.5 लाख देके 3 दिन में टूर खरीद रहा हूँ, वहाँ पर लिमिटेड टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं मुंबई में बनाऊंगा, अनलिमिटेड टाइम होगा मेरे पास, और कैमरामैन लेके बनाऊंगा, प्रॉपर स्क्रिप्ट, प्रॉपर राइटिंग, सब एकदम डिटेल में अच्छे से बनाएंगे। तो कैसा बनेगा, बस स्टाफ की कमी की वजह से नहीं बना पा रहा हूँ। अगर आप में से कोई एडिटर है जो अच्छी एडिटिंग कर लेता है या फिर बेसिक एडिटिंग कर लेता है, मुंबई से है, 18 से 25 साल की उम्र है, तो ज़रूर एक बार रीच आउट करना। एकदम वैसे वाले नहीं कि भाई थोड़ा सा रील कर लेता हूँ, उसको थोड़ी सी बेसिक समझ रहे चीज़ों की। अगर आप वैसे करते हो तो भाई ज़रूर अप्रोच करो, और थंबनेल वाले हो तो थंबनेल वाले अप्रोच करो। वैसे थंबनेल वाले नहीं भाई, जो बस उठा के कैसे भी कर दिए, थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है ना एडिटिंग, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन आपके पास वो रहना चाहिए कि यार मैं करूँगा, बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया करूँगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ। ट्रैवल करने से पहले, इंटरनेशनल ट्रैवल से पहले, हम इंडिया में बहुत घूमे, पूरी फैमिली, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हैदराबाद वगैरह, आगरा, दिल्ली, सब ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वगैरह वो सब बाकी है। तो वीडियो में देखने आपको बहुत मज़ा आएगी, मैं बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, आप देखो खाली। लक्षद्वीप मैं पूरा लिख के रखा हूँ, पूरा कंटेंट लिख के रखा हूँ। मैं आपको सिर्फ बताया ना जो बहुत फेमस स्टेट है केरला, ये सब नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा हर पूरे इंडिया से हर जगह की स्टोरी, झारखंड की, फिर उसके बाद बिहार में क्या स्टोरी है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की ट्राइब क्या है, वहाँ के लोग क्या हैं, लक्षद्वीप, अंडमान, फिर उसके बाद यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड, सब, असम, बंगाल, सब आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। बस बने रहिए, प्यार दिखाइए। तो इस पे हमारा इंटरनेशनल वीडियो चलते रहेंगे और यहाँ पर इंडिया वाला चलते रहेगा। बस जो एडिटिंग का बीच में पार्ट है, जहाँ पर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, अगर मुझे एडिटर और एक जो कंटेंट मैनेजर है, जो मेरे जैसा दिमाग है, जो समझे कि यार यहाँ पर ये कंटेंट रहने का, जो सजेस्ट करे और एडिटिंग में पूरा वो बताए कि ऐसा ऐसा करे, वो मिल गया, तब तो भाई मज़ा है यार। तब तो मैं सिर्फ अपना कंटेंट बनाने में रहूँगा और एडिटिंग में सारे कुछ स्टाफ रहेंगे। अभी बहुत लिमिटेड स्टाफ है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप भाई अगर हो तो ज़रूर ईमेल करो भाई, ईमेल करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करो, ईमेल करो। आपको डिस्क्रिप्शन जो हमारा वो होता है डिटेल वाला पार्ट, उसमें मिल जाएगा। तो भाई 6 बज के ऑलमोस्ट 6 बजने आ गए हैं, तो एक आध दो सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा होने वाला है वीडियो भाई, बहुत, 1 घंटे 1.5 घंटा को हो गया होगा। और हम दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट भी बना लेंगे, कभी फुर्सत मिली तो आराम से हम फिर बनाएंगे। लेकिन मैं ट्राई किया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें बताने की। आपको डर नहीं लगता कि आप इतने डेंजरस कंट्री जाते हो, बता ही दिया आप लोगों को सारी चीज़ें। और अकेले घूमने में डर नहीं लगता है, बस वही भाई। अब एकदम एक्टिव रहो, नॉर्मल चीज़ें ध्यान दो, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और बहुत सारे
अप्रिसिएशन है कि यार इतना अच्छा करते हो, ऐसा कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई। इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए पिछले 1 साल में, पिछले खासकर 6 महीने में इतना ज़्यादा प्यार दिखा, इतने लोग, इतना कमेंट, इतना मैसेज, इतना मैं आपको बता नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दुनिया के हर जगह से लोग देखते हैं, और भी बहुत सारी बातें करना था, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताना था, सुनना था। चलो भाई अब इतना ही रखते हैं यार। सवाल तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, देख रहा हूँ तो इतना सारा है, इतना सारा भाई। मैं थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट रखा हूँ खाली, ये स्क्रीनशॉट ऐसा है, अगर मैं सिंगल सिंगल निकालूँ तब तो गया भाई, मैं तब तो कर ही नहीं सकता। तो ये था भाई हमारा Q&A वीडियो, बहुत बड़ा बन गया भाई। होप आप इन्जॉय करिए रहेंगे, कुछ सीखने मिला होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। और यार जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा मेरा करेंसी कलेक्शन दिखाते हैं। थोड़ा सा है भाई, बड़ा वाला घर पे रखा हुआ है, और इसमें भाई तकरीबन समझ लो 500 से ज़्यादा नोट होगी, 100 से ज़्यादा देशों की, 500 से ज़्यादा नोट होगी, 500 का मेरा ख्याल है और ज़्यादा होगी। ये देखो भाई, ये छोटा सा कलेक्शन है जो यहाँ पर मैं जिम में लगाया था, तो इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है। और आगे फ्यूचर में आपको कभी ऐसा अनफिल्टर चैनल पे या फिर दूसरे चैनल पे आप लोगों को पूरा कलेक्शन, पासपोर्ट, स्टैम्प सब दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। तो भाई ये देखो, अगर मैं भाई ये तो आएगी नहीं हाथ में, मैं ओ भाई साहब, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो 100 से ज़्यादा देशों की नोट है, और $10, $20, फ्रैंक, यूरो, अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की, ओशियानिया की, और ऐसी ऐसी नोट। जैसे ये देखो फॉकलैंड आइलैंड भाई, जहाँ पर ऑलमोस्ट आपको ये नोट कभी देखते नहीं मिले, क्योंकि ये बहुत रिमोट जगह की है, मैं जाके लेके आया हूँ। तो अगर आपको देखना है कलेक्शन तो कभी फुर्सत में दिखाऊंगा। ये तो Q&A वीडियो था, तो ये यहाँ रखा था, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो बस अब भाई जिम ओपन होने वाली है, 6 बज गए हैं, करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, काफ़ी बड़ा हो गया होगा, और बहुत सारे लोग तो बहुत इंटरेस्ट से सुने रहेंगे, कुछ लोगों को बोर लगा होगा। जैसा भी लगा आप कमेंट करके बताना, आपको सेकंड पार्ट चाहिए नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। और अब 2 दिन बाद भाई, अभी आज तो 25 मार्च है, तो आपको शायद 3 से 4 दिन बाद ये वीडियो देखने मिले। तब तक मैं कोई दूसरे कंट्री में लैंड हो गया रहूँगा, और उसके 1 हफ्ते बाद आप लोगों को नया वीडियो देखना मिलने लग जाएगा। तो वो आपको अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।